तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो है बेसिकली क्लास 9 के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। दिस इज योर फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, विच इज मैटर इन आवर। ओके, सो देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि जो है वो मैटर है, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ दिया होगा इसमें से बताना है कि कौन कौन है जो कि मैटर है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि बच्चे जो है क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चों आप लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले है चेयर। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि मैटर होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैटर का जो डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वे सारे सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिनके पास मास हो, आप उनको मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए फर्स्ट में है चेयर। आपको बताना है कि चेयर जो है ये मैटर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि चेयर जो है अगर आप कहीं रखते हैं तो जगह ऑक्यूपाई करता है। दूसरी चीज़ कि इसके पास कुछ वेट है, इसका कुछ मास है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, मैटर है। ओके, सो आपका जो आंसर है वो जरा देखिएगा, इसमें चेयर हो गया। नेक्स्ट एयर। तो आप जानते हैं कि एयर जो है वो भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि एयर के भी पार्टिकल्स होते हैं और एयर जो है वो भी जगह घेरता है। आपको पता है कि एयर भी जगह घेरता है और एयर के पास भी वेट होता है ना। इसको भी आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपके पास एक बैलून है, इन्फ्लेटेड बैलून है, फुला हुआ है, और एक बैलून है जो आपके पास क्या है, पिचका हुआ बैलून है। और एक ऐसा बैलेंस ले, तराजू ले, जिस पे कि आप उसको मेजर कर सकें। मतलब एक ऐसा तराजू लेना होगा जो काफ़ी स्मॉल मास को भी मेजर कर सके। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जो जिसमें एयर भरा हुआ है, जो एयर इन्फ्लेटेड बैलून है, उसका जो वेट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट जो हो गया एयर, यानी कि जो एयर है, एयर भी आपका क्या है, मैटर है। ओके, नेक्स्ट लव। तो लव के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो लव है वो एक फीलिंग्स है ना, वो अंदर से आप उसको फील कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि हाँ प्यार को जो है हम लोग नाप सके, तौल सके, है ना, गिन सके, इसको वेट कर सके कि हाँ आप कितना प्यार है, ये वजन करके बताइए, 1/2 kg 2 kg। तो ऐसा तो नहीं कि प्यार को हम लोग जो है तौल करके बता सकते हैं, या फिर प्यार कहीं रख दे तो बहुत जगह घेर ले। तो इसलिए जो है प्यार वो मैटर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है स्मेल। अच्छा, तो स्मेल के बारे में क्या ख्याल है? देखिए कोई भी चीज़ का स्मेल आपको तभी मिलता है जब वहाँ से कुछ पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल के थ्रू डिफ्यूज होकर के वो आपके नोज तक पहुँचते हैं, जिससे कि आप उसको स्मेल कर पाते हैं, है ना। तो ये भी जो है आपका स्मेल जो है, किसी भी चीज़ का स्मेल हो सकता है ना। तो स्मेल आपको तभी मिलता है, जैसे मान लीजिए कि घर में खाना पक रहा है, तो वहाँ से जो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो इवेपोरेट हो रहे हैं वो एयर के थ्रू डिफ्यूज हो जा रहे हैं एयर मॉलिक्यूल के साथ, और एयर के थ्रू डिफ्यूज होकर के वो आपके पास पहुँच रहे हैं, क्योंकि एयर एक जगह तो कांस्टेंट है नहीं, स्थिर है नहीं ना, तो इसलिए जो है आपके पास पहुंच रहा है। तो कोई भी चीज़ का स्मेल है, यानी कि उसके पार्टिकल हैं जो आपके नोज तक पहुंच रहे हैं और आपके अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि हाँ कोई चीज़ है जो बन रहा है, या फिर क्या है, किस चीज़ का स्मेल, अगर आप पहले से जानते हैं तो। ओके, तो स्मेल जो हो जाएगा ये भी आपका मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट हेट। तो जैसे लव आप देखें कि लव जो है कोई मैटर नहीं है, क्योंकि लव एक फीलिंग्स है, उसको आप फील कर सकते हैं, नाप तौल नहीं सकते हैं ना, वजन नहीं कर सकते हैं। हेट नफरत, हेट माने क्या होता है, नफरत। तो नफरत मतलब कि है ना, उसको हम तौल नहीं सकते हैं कि आप उनसे 100 ग्राम नफरत करता है, 2 kg नफरत करता है, या फिर नफरत को हम कहीं रख दे तो नफरत जो है जगह ले ले, तो ये आपका मैटर नहीं। नेक्स्ट है आलमंड्स। तो ऑब्वियसली ये सब्सटेंस है, तो आलमंड्स आपका क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट है थॉट। थॉट माने क्या है, विचार। तो विचार जो है ये मैटर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कुछ विचार कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई जगह तो नहीं जा रहा है ना, बहुत सारा विचार कर लिया जैसे कि घर पूरा भर गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट जो है तो थॉट को हम इस पर बाहर करते हैं, क्योंकि थॉट हमारा जो है वो मैटर नहीं है। नेक्स्ट है कूल्ड। ओके, एंड कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, तो कूल्ड मतलब ठंडक। तो देखिए ठंडा, अगर हम कहते हैं ना कि हाँ आज बहुत ठंडी है, आज बहुत गर्मी है, तो ये ठंडक जो है हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। यहाँ भी ठंडा आने से कोई जगह नहीं ऑक्यूपाई हो जाता है, या फिर मान लीजिए कि ठंडा से मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ये कोई जगह नहीं ले रहा है, या फिर इसमें कोई वजन नहीं है। ठंडा को हम नाप तोल के नहीं बता सकते हैं कि कितनी ठंडी है, ये बस रिलेटिव टर्म है जो कि हमको पता चलता है कि हाँ ज़्यादा ठंडी है।
तो इसको भी हम इसमें नहीं लेंगे, है ना। मैटर को सिर्फ हम पिक आउट कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो है कोल्ड ड्रिंक है। हाँ, ऑब्वियसली ये मैटर है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, बॉटल में रखते हैं तो जगह ऑक्यूपाई करता है ना। अब आप समझ गए होंगे, अब हमको लगता है कि ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप ऑब्वियसली कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का जो है रिप्लाई दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो है ये मेरा मैटर है। अच्छा, नेक्स्ट है स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो ऑब्वियसली जैसे कि कोई परफ्यूम आपके रूम में स्प्रे कर रहा है और आप जो है किसी दूसरे कोने में है और आपको उसका जो है परफ्यूम का स्मेल मिल जाता है, तो मतलब क्या है कि परफ्यूम के जो पार्टिकल हैं वो एयर के साथ डिफ्यूज होके आपके पास आए, तो मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल हैं जो कि आपके पास पहुंच रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो है ये भी क्या है, आपका एक मैटर हो गया। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, सॉरी परफ्यूम। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था फाइनली, इसमें जो जो मैटर हैं उनको मैं यहाँ पे पिक आउट करके लिख लिया हूँ। तो जो बच गए, जो इस ग्रुप में नहीं है, ऑब्वियसली वो मैटर नहीं होंगे। तो आप क्या कीजिए कि आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो है इंटेक्स क्वेश्चन का जो है सेकंड क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं आपके लिए, फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं, क्वेश्चन है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको रीजन देना है, ये जो भी ऑब्जर्वेशन है इसके लिए आपको बताना है कि ये कैसे हो रहा है। ओके, सो क्वेश्चन इज द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। क्या कह रहा है कि अगर कोई हॉट सिजलिंग फूड है, मतलब कोई खाना घर में बन रहा है, आपके किचन में खाना बन रहा है, तो उसका जो स्मेल है वो दूर से ही आपको पता चल जाता है। सपोज़ कि अगर आप चिकन खाते हैं, पनीर खाते हैं, तो आपके अगर किचन में बन रहा है, आप जैसे एंट्री करते हैं उस वहाँ से स्मेल आता है, तो आप स्मेल मतलब सूंघ करके आप समझ जाते हैं कि हाँ आपके यहाँ कुछ अच्छा डिश बन रहा है ना। क्योंकि वो गर्म होता है तो वो दूर से आपको पता चलता है। लेकिन वही भोजन अगर ठंडा हो गया, आपका खाना ठंडा हो गया सपोज दैट, है ना, तो यू हैव टू गो टू क्लोज। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ठंडा खाना है ना, और आप दूर खड़े हैं, तो उसका तो कोई स्मेल आपको मिलेगा नहीं। तो उसके लिए अगर आपको स्मेल चाहिए तो आपको काफ़ी क्लोज जाना होगा, आप ऐसे करके आपको सूंघना पड़ेगा, है ना, तब जा करके जो है आपको पता चल पाएगा कि हाँ। या फिर आप देख करके तो पता कर ही सकते हैं, या फिर कहने का मतलब यह है कि अगर भोजन गर्म है तो दूर से ही आपको महक जाएगा, लेकिन ठंडा है तो नहीं होगा। तो इसका क्या रीज़न दीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले समझ लें आप, तब आप आंसर समझिए कि ऐसा क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर खाना गर्म है, गर्म खाना क्या होता है, जब खाना पकता है तो वहाँ से वो इवेपोरेट हो रहा है। जैसे सब्जी आप बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं घर में, मटन बना रहे हैं, है ना, या फिर आप सॉरी अगर आप और नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इसके लिए सॉरी, अगर पनीर ही आपके यहाँ बन रहा है, तड़का बन रहा है आपके यहाँ, तो इसमें क्या है कि देखिए वो खाना पक रहा है आपके यहाँ, और खाने से क्या है कि वहाँ गर्म जो है वेपर जो है उस खाने का, वो वेपर बन के उस खाने को जो पानी जो आप रखते हैं, है ना, तो पानी वेपर के साथ इवेपोरेट हो रहा है ना। जब उसको हीट मिल रहा है तो हवा में आकर के वो डिफ्यूजन हो रहा है, हवा में आकर के वो डिफ्यूज हो रहा है। अच्छा, डिफ्यूजन होने से फिर क्या होता है कि आपका जो है जब वहाँ पे डिफ्यूजन होगा तो एयर मॉलिक्यूल के साथ वो मिक्स हो जाएगा, और एयर मॉलिक्यूल चूँकि एक जगह स्थिर नहीं है तो वो एयर मॉलिक्यूल के साथ जो है डिफ्यूज हो करके, है ना, कैरी करते हवा में जो कैरी करते हुए आपके नोज तक पहुंचेगा, जिससे कि आपको उसका स्मेल मिल जाएगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो जो गर्म खाना उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, जिससे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, जल्दी, है ना, ट्रांसमिट होकर के वो आपके पास आएगा। और वही ठंडा भोजन है तो फिर उसका टेम्परेचर लो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ कम होगा, तो आपको बहुत क्लोज जाना होगा, तब जा करके उसके महक जो है आपको मिल पाएगी। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, हम इसका आंसर आपको कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करें। ओके, तो इसका आप आंसर क्या लिखिएगा कि वी नो दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to temperature. Okay, temperature. So in case of hot cooking food, the diffusion is faster, so we can get its smell from several meters away. But in case of
cold food, the diffusion is very slow, so to smell we have to go very close। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप जो है क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे जो है हम और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नंबर 3 जो कि इंटेक्स क्वेश्चन है, और ये CBSE NCERT जो फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका थर्ड इंटेक्स क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू डिस्कस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है कि a diver is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does this observation show? ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर हम लोग जो है इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि जो डाइवर होता है, डाइवर आप समझते हैं कि क्या होता है, जो पानी में गोताखोर, जिसको हम लोग गोताखोर बोलते हैं हिंदी में, जो पानी में जो है गोता लगाता है पानी के अंदर, ठीक है ना। आप लोग भी कभी नदी में, तालाब में जो है डाइव लगाए हुएगा, स्विमिंग किए हुएगा, तो आप लोग देखते हैं ना कि आप जब डाइव लगाते हैं, ठीक है, तो जब आप डाइव लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप पानी को चीरते हुए पानी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही बताना है कि अगर कोई एक डाइवर है, अगर वो पानी में गोता लगा रहा है तो पानी को चीरते हुए पानी के अंदर जा रहा है, तो बताइए कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो बताना है कि आखिर ये जो है मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी ये ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है। आपको इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि मैटर के बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़े हुए, कुछ प्रॉपर्टी याद है आपको? अगर याद है तो कुछ प्रॉपर्टी जो है आप बताइए हमको, मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी शो कर। देखिए मैटर कैसे देखें हम लोग, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होता है कि मैटर्स हैव फ्री स्पेस बिटवीन देम। जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो, उनके बीच फ्री स्पेस होता है ना। अच्छा, तो आई थिंक कि वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या? आप क्या सोचते हैं? हाँ, वो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी स्विमिंग पूल में डाइव लगाते हैं तो आप पानी को चीरते हुए आप पानी के अंदर चले जाते हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल होगा जब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेस होगा। और दूसरी चीज़ कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वे ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं, है ना, उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस करना काफ़ी ईजी है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो पार्टिकल्स यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में क्या है? स्पेस है। तो स्पेस है जिसकी वजह से हम लोग जो है आराम से जो है उसमें डाइव लगा सकते हैं और उस पानी को चीरते हुए उसके अंदर जा सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, स्विमिंग पूल विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, ज़्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलिए आंसर लिखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। दिस observation shows that water, यहाँ पे हम लोग क्या लिखना चाहिए था? वाटर लिखना चाहिए था। shows that water has which property of matter does this? दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर जो कि क्या है? हमारा एक मैटर है, ब्रैकेट में लिख लीजिए मैटर, यानी कि मैटर हैज फ्री स्पेस बिटवीन देम। बस एक लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है। आप अगर सही से फोकस होकर के देखते हैं वीडियो को तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा, ऐसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बहुत इजी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जो है जवाब दें। थैंक यू। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है लेकर के आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? विशेषता। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं इनके क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आप ये चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपको मालूम है
कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देखिए सबसे पहला अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर जैसे हम एटम के लेवल तक जाएं, है ना, या फिर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल के लेवल तक जाएं, जैसे आपको पता है कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो अगर आप एटम के लेवल तक जाते हैं तो वो भी एक पार्टिकल है, तो वो क्या है कि बहुत ही स्मॉल है। तो आप पहला जो है इसका आंसर लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना, पार्टिकल्स के जो मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि सॉलिड में ये मूवमेंट स्लो होता है, बट अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसेज में मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। अब कैसे पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के या फिर गैस के वो मूव कर रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे आप सपोज कि एक बकेट ऑफ वाटर है, उसमें एक इंक का ड्रॉप डाल दीजिए या फिर कोई इंक मिला दीजिए और बिना स्टीयर करे, आप उसको स्टीयर नहीं करेंगे लेकिन फिर भी वो क्या होगा, अपने आप मिक्स हो जाएगा, है ना। जो आपका इंक है वो पानी के साथ अपने आप मिक्स हो जाता है, आप स्टीयर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई परफ्यूम है जो कि आपके घर के किसी कोने में कोई परफ्यूम लगाता है, तो परफ्यूम जो है आपको, अगर आप घर के किसी दूसरे कोने में हैं तो एयर के थ्रू डिफ्यूज होकर के वो परफ्यूम के पार्टिकल्स आपके नोज तक पहुंच जा रहा है, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन हो रहा है इन द सेंस कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स बाय देयर ओन, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ भी जो है डिफ्यूजन हो रहा है, तो मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे हैं और वो मोशन में है, और इनका एक जिग जैग मोशन होता है। आपको पता ही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना वो जिग जैग मोशन करते हैं। इस मोशन को हम प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि हाँ अभी यहाँ है पार्टिकल, नेक्स्ट टाइम वो किधर जाएगा, कि जिग जैग मोशन होता है, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। आप सुने हुएगा इसके बारे में, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा तो ये हो गया। अच्छा, अब बात करें सॉलिड के पार्टिकल्स की, तो देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स भी में भी मूवमेंट होता है, लेकिन आप उसको इजीली जज नहीं कर पाइएगा, वॉच नहीं कर पाइएगा, है ना। मोशन तो उनमें भी होता है, लेकिन चूंकि वो सॉलिड है और वो मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, इसलिए हम उसको इजीली वॉच नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है कि हो जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए हम साथ में लिखते भी रहते हैं और उससे ज़्यादा आसानी रहेगा समझने में। ओके, सो सॉल्यूशन फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। जैसे कि एटम लेवल की हम बात करें तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ना बहुत ही स्मॉल है, छोटे हैं। इवन दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम उनको इमेजिन नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे भी छोटे हैं। इवन कि हम सपना में भी कभी नहीं सोच सकते हैं, सपना में भी ये नहीं आने वाला है हमारे एटम। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। एक जिग जैग पाथ होता है इनका, जिग जैग वे होता है, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे कि इनके जो मूवमेंट है, मूवमेंट का आप ऑर्डर बताइए, तो आप गैस में सबसे फास्ट बताइएगा, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ओके सॉरी, पॉइंट नंबर 3, आई एम वेरी सॉरी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पता ही है आपको कि अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं तो फिर एग्जिस्टेंस, मैटर का एग्जिस्टेंस जो है ये पॉसिबल नहीं था। जैसे ये मार्कर है, आप देख रहे हैं, तो ये मार्कर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर आप गिराते हैं पानी, तो पानी एक फ्लो में गिरता है, यानी उसके पार्टिकल साथ साथ बंधे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप बोलते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैस में, मतलब नेग्लिजिबल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेज में, ठीक है। तो अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो आपस में बंधे हुए हैं और उनका एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ
मैटर हैव a space between them। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या है, स्पेस भी है। ये कैसे पता चलेगा कि उनके बीच में स्पेस है? जैसे कि अभी एक एग्जांपल कराए हैं जो डाइवर वाला, जो कट थ्रू वाटर वो बीच से वो डाइवर जो है कट करके अंदर चला जाता है। तो क्यों चला जाता है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में फ्री स्पेस है। इवन के सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको कील हलाना होता है तो आप कील भी इजीली हला सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। अगर उनके बीच स्पेस नहीं होता तो फिर ये बहुत मुश्किल था। जैसे कोई लोहे का कोई काफ़ी एक सॉलिड स्फेयर हो हाई डेंसिटी का, उसमें आप कील हलाइए, नहीं हलेगा, या फिर बहुत ही मुश्किल से आप हला पाइएगा, है ना। तो मतलब कि स्पेस होता है, मतलब जो बॉडी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। सॉलिड हो तो बहुत कम स्पेस है, उससे ज़्यादा लिक्विड में और सबसे कम गैस में, लेकिन स्पेस तो उनके में। ओके, सो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे आंसर डिस्कस किया गया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर भी अगर कहीं से भी कोई डाउट होता है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बेहिचक जो है कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, और जब भी मैं कमेंट देखूंगा आपका रिप्लाई करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ओके, और जो है नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन जो कुछ बचा हुआ था वो जो है हम फिर से आपके लिए लेकर के आ गए हैं यहाँ पे। तो चलिए आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अभी जो है ये इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 6 का जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसका ये सॉल्यूशन जो है हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का डेफिनेशन जो है आप लोग पढ़े होइएगा कि डेंसिटी क्या होता है। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस। क्या इसका मतलब हुआ? हाँ, डेफिनेशन रटने के लिए तो हम रट लेते हैं, बट समझ नहीं पाते हैं कि डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी क्या कर रहा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसका अगर आप यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो यूनिट वॉल्यूम में जो उसके पार्टिकल्स होंगे, बात समझ रहे हैं ना क्या बोला? यूनिट वॉल्यूम मतलब कि आप 1 लीटर अगर वॉल्यूम लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होंगे और पार्टिकल्स का जो मास होगा, तो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स का मास होगा इसको बोलेंगे यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी को हम लोग डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? केजी पर लीटर। ओके, तो केजी पर लीटर जो है डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, या फिर इसको आप केजी पर क्यूबिक मीटर के नाम से भी आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको आप मीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम को लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो यूनिट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम का क्या मतलब हो जा रहा है यहाँ पे समझते हैं कि आपको इस फॉर्मूला के बेसिस पे बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो आपको बताना है कि किसका डेंसिटी ज़्यादा है और किसका कम है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। मतलब क्या होगा कि जिसका डेंसिटी कम है उसको पहले रखना है और जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसको इस तरह से जो है हम लोग को इंक्रीज करते हुए चलना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो थोड़ा सा डेंसिटी को और हम लोग समझ लेते हैं कि डेंसिटी जो कहना चाह रहा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 2 सब्सटेंस लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम होता है फिर भी डेंसिटी अलग अलग होता है। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास 2 बॉल है, सपोज दैट कि एक हमारे पास जो है ये सपोज कि ये प्लास्टिक का बॉल है, ये प्लास्टिक बॉल है, और ये सपोज कि हमारे पास आयरन बॉल है, ये हमारे पास आयरन बॉल है, ये प्लास्टिक बॉल है, आयरन बॉल। देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम है। सपोज दैट कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब कि ये जो 3D स्पेस में जितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि इनका वॉल्यूम सेम होगा। आप इसको एक स्फीयर कंसीडर कीजिए, क्योंकि ये स्फीयर तो 3D होता है, बट अब चूँकि हमारा जो बोर्ड है तो 2D है ना, 2 डायमेंशनल है, तो आपको समझना पड़ेगा। इमेजिन इसको कीजिए आप। ओके, तो सपोज दैट कि ये हमारे पास प्लास्टिक बॉल या आयरन बॉल है, और प्लास्टिक बॉल ये जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं, सपोज दैट कि ये 1 लीटर इसका वॉल्यूम है और इसका भी ये 1 लीटर वॉल्यूम है। अच्छा, इसके अंदर इस प्लास्टिक के क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, ये अगर आयरन बॉल है तो स्वाभाविक है कि ये आपको पता ही है कि आयरन बॉल ज़्यादा डेंस होता है। ज़्यादा डेंस क्यों होता है? क्योंकि आयरन बॉल का सेम वॉल्यूम लेते हैं 1 लीटर ही, तो इसके अंदर इसके जो पार्टिकल्स होंगे ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, यानी कि इतना ही दूर में, इतने ही रीजन में इसके बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक, सपोज दैट कि एक नंबर के लिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, सपोज दैट कि ये 50 हैं और यहाँ पे 100 है।
तो देखिए आप जानते हैं कि जो डेंसिटी है वो आयरन बॉल का वो ज़्यादा है प्लास्टिक के बॉल के डेंसिटी से। तो ऐसा क्यों हुआ कि इसका डेंसिटी इससे ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम दोनों का सेम है, फिर भी इतना ही रीजन में जो आयरन बॉल के जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा है ना, और काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, जिससे कि क्या होगा कि ओवरऑल जो मास होगा ये इसका बढ़ जाएगा। वॉल्यूम दोनों का सेम है, बट ओवरऑल मास को जब हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो चूंकि इसके ज़्यादा पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से इसका मास इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो डेंसिटी है ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आप कांस्टेंट रखते हैं तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज़्यादा उसका डेंसिटी ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा कि आयरन बॉल का मास ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आयरन बॉल का डेंसिटी जो है वो प्लास्टिक के बॉल के डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि डेंसिटी होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप सोच सकते हैं ना कि दो बॉडी हैं जिनका वॉल्यूम सेम है फिर भी डेंसिटी दोनों का अलग केम है, तो यहाँ पे वो मास वाला फैक्टर जो है वो डिफरेंसेस ला रहा है। ओके, तो आ जाइए अब हम लोग, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है इंक्रीजिंग डेंसिटी एयर। अच्छा देखिए एयर क्या है, और एक चीज़ और कि जैसे अगर हम जैसे कि अगर मैटर की बात करें तो जो मैटर है सॉलिड लिक्विड और गैस, तो उसमें आपको भी पता है कि जो गैस है गैस का डेंसिटी जो है वो सबसे कम है, फिर लिक्विड का है और फिर सॉलिड का है, यानी कि सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है हाईएस्ट है और गैस का डेंसिटी सबसे कम है यानी कि लीस्ट है। तो एक चीज़ तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जाना है, तो सबसे पहले आपको जब इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है वो गैस आना चाहिए। जितने भी सब्सटेंस है जिनमें सबसे पहले हमको गैस को पिकआउट करना होगा, क्योंकि गैस का डेंसिटी सबसे कम होता है। उसके बाद कौन आना चाहिए, लिक्विड आना चाहिए। उसके बाद कौन आना चाहिए, सॉलिड आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि गैस इनमें कौन कौन है। तो सबसे पहला कि एयर जो है ये गैस है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी ये गैस है। तो ये दो गैस हैं। अब इनको आपस में कंपैरिजन करना होगा, आपको इनको देखना होगा कि इनमें से किसका डेंसिटी कम है और किसका ज़्यादा है। तो देखिए एयर की अगर हम बात करें तो पता है कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैस है, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नाइट्रोजन है ना। इसके अलावा जो है नियॉन, मतलब बहुत सारे गैसेज हैं आप कह सकते हैं, जिसमें मोस्टली जो है नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। ओके, तो ये तो एक एयर है, ठीक है, गैस है। लेकिन अगर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें एयर तो है ही, एयर के साथ साथ कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो चिमनीज वगैरह से जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं वो भी जा करके एयर के साथ मिक्स हो जा रहे हैं। तो होगा क्या कि एयर पहले से है और उसमें डस्ट पार्टिकल जा करके मिक्स हो गए, तो ये डेंसिटी को बढ़ा देंगे। ओके, तो क्या होगा कि एयर का जो डेंसिटी होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। समझ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि इसके जो चिमनीज है ना, चिमनी से जो कुछ डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं वो एयर में जाकर के मिक्स हो जा रहे हैं। तो अगर एयर में जाकर मिक्स हो जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो एयर का डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसका ऑर्डर में आप लिख लीजिए। सबसे पहले आ जाएगा एयर, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। ओके, तो देखिए ये जो है हमारे गैस हो गया। अब हम आते हैं लिक्विड पे। तो इसमें जो देखिए कि कौन कौन लिक्विड है। तो लिक्विड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हनी है और वाटर है। अच्छा, ये दो लिक्विड है हमारा, ठीक है। तो अब इसमें अगर आ जाइए तो आपको पता है कि हनी और वाटर को अगर आप रखेंगे एक साथ तो आपको पता है कि हनी जो है ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा भारी भी होता है ना। तो ये ज़्यादा गाढ़ा है वाटर से और ज़्यादा भारी है। अगर आप हम सेम वॉल्यूम अगर लें तो मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा भारी है, ज़्यादा गाढ़ा है, तो मतलब क्या कि इसके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज होंगे। और सेम वॉल्यूम अगर दोनों का हम ले लेंगे तो इस हनी के जो पार्टिकल्स होंगे वो उतना ही वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा होंगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो वाटर है वो हनी के कंपैरिजन में उसका डेंसिटी क्या है, कम है। ओके, तो अब लिक्विड में आ जाइए, वाटर और उसके बाद हनी। तो ये दोनों हमारा लिक्विड हो गया। ओके, लिक्विड्स का हम लोग कंपैरिजन कर लिया। अब बचा क्या, तो अब हमारा बच गया सॉलिड। तो सॉलिड में क्या क्या बचा, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो ये आप इजीली बता सकते हैं कि इन तीनों में सबसे सॉफ्ट कौन है जिसको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें पता है कि आपको जो कॉटन है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना। यानी कि अगर देखेंगे तो कॉटन को आप आसानी से, कॉटन कैन बी कंप्रेस्ड मच इजीली, बहुत ज़्यादा आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, मतलब पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। या यूँ कह सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम अगर लें सबका तो उसमें जो कॉटन के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए जो आपका कॉटन होगा ये इन तीनों में सबसे लेस डेंस होगा, क्योंकि ये सबसे सॉफ्ट है और इनके बीच स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आप आ जाइए तो
हो जाएगा कॉटन। ओके, कॉटन के बाद देखें तो क्या आएगा, चौक आ जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि अब चौक और आयरन को अब अगर हम चौक और आयरन को कंपेरिजन करें तो इन दोनों में ज़्यादा सॉफ्ट कौन है, ऑब्वियसली चौक। चौक को आप इजीली तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप अगर आयरन को देखें तो आयरन को आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें अब क्या आ जाएगा, चौक आ जाएगा, एंड फाइनली लास्ट में आपका आयरन आ जाएगा, यानी कि आयरन आपका सबसे ज़्यादा डेंस है। तो ये जो है तीनों आपके सॉलिड्स के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आई थिंक कि आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें कुछ समझने वाला ऐसे भी ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि जो काफ़ी आई मीन कि जो वीकर सेक्शन के भी बच्चे हैं ना, जो पढ़ने में बहुत भी कमज़ोर हैं, तो उनको भी ये समझ में आएगा लेक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ओके, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पेज नंबर 6। ओके, तो यहाँ पे पेज नंबर 6 जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 9 CBSE NCERT का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी हमको समझाना है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने लिखा है, यहाँ पे स्टेट हम लिखें तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, जब तक कि आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़े। तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तब जाकर के क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा। याद हो जाएगा इन द सेंस कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबुलर द डिफरेंसेज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, आपको पता है कि मेनली जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें 2 आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा, है ना, ये 2 भी आता है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जिसमें आपको प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो प्लाज्मा जो है इट अकर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, एंड ये जो BEC है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इट अकर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको अभी हमको यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना, हमको यहाँ मेनली है जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आते हैं, तो इन्हीं को हमको आपस में यहाँ पे डिफरेंसेस करना है। तो डिफरेंसेस हमको कैरेक्टरिस्टिक्स का करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेज है वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आपका टाइम सेव हो, इसके लिए हमने आंसर पहले से यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी मेंशन किया है। ये जो प्रॉपर्टी है, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी मेंशन किया है, और ये आपका रो हो गया, है ना, और ये जो हो गया आपका, ये कॉलम वाइज हमने स्टेट मेंशन किया था। स्टेट में से सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला है शेप। तो शेप के बारे में आप क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका शेप फिक्स्ड होता है। शेप फिक्स्ड होता है इन द सेंस कि सॉलिड है, अगर वो स्क्वायर शेप का है, क्यूबिक शेप का है ना, रेक्टेंगुलर शेप का है या फिर क्यूबॉइडल शेप का है, तो वो शेप हमेशा उसका वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप अभी रख दिए और कुछ समय बाद आकर के देखें तो वो स्क्वायर था वो स्फेरिकल हो गया, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसका जो जब तक कि आपको एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाते हैं, है ना, वो अपने आप जो है अपना शेप चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि उसका जो शेप है वो फिक्स्ड होता है, किसका, सॉलिड का। ठीक है, लिक्विड की अगर हम बात करें तो सॉलिड का जो शेप है फिक्स्ड हो गया। अगर हम लिक्विड, तो यहाँ से देखिएगा क्या हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो आपका सॉलिड है, तो सॉलिड का यहाँ पे शेप क्या है, फिक्स्ड है ना, ये आप समझ गए। अच्छा, अब अगर हम बात करें लिक्विड के शेप की, तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। ठीक, कैसे हमको पता चला कि लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालते हैं वो लिक्विड उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे कि अगर आप पानी को बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, पानी को आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, है ना। वाटर को अगर आप इसे दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो उसका शेप ले लेगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो लिक्विड है उसका कोई शेप नहीं होता है, यानी कि उसका शेप फिक्स नहीं होता है, तो नॉट फिक्स्ड है। अब गैस की बात करें तो गैस का भी शेप बिल्कुल ही फिक्स नहीं होता है ना, क्योंकि गैस जो है वो जिस कंटेनर में रखेगा, जहाँ पे रखेगा वो उसी के शेप का रहेगा। लेकिन आप जैसे कि कोई सॉलिड चीज़ है ना, जैसे सपोज कि ब्रिक, तो ब्रिक को अगर आप चाहेंगे कि हम एक बॉटल के अंदर डाल लें तो ये पॉसिबल नहीं है, है ना। ब्रिक को आप चाहेंगे कि आप ग्लास में डाल लें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो पाता अगर वो स्टेट ऑफ मैटर उस बॉटल का शेप ले ले, है ना, यानी कि पहले से उसका जो शेप है वो अपना शेप चेंज करके अगर वो बॉटल के शेप में आ जाए तो उसको हम आसानी से बॉटल में डाल सकते हैं। ग्लास का शेप ले ले तो उसको हम आसानी से ग्लास में डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। इसी की वजह से जो सॉलिड चीज़ है उसका जो शेप है वो कहा जाता है कि फिक्स्ड है, लेकिन लिक्विड और गैस का जो है शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि
क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि ये इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इनका जो शेप है कोई फिक्स्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स क्या होता है? वॉल्यूम का क्या मतलब है? आप जैसे जानते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना। कोई भी अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है अगर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, जो कि सॉलिड में ऐसा होता है, क्योंकि सॉलिड का जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है वो फिक्स्ड होता है, वो अपने आप चेंज नहीं होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो जाएगा। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर आप शेप तो चेंज कर लेगा, लेकिन ओवरऑल जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा लिक्विड के लिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है। वीडियो को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें कैसे होती हैं, तो आपको थोड़ा समय देना होगा। आप वीडियो छोड़ करके भाग जाएंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक। अच्छा, सॉलिड का हो गया, लिक्विड का हो गया। अब अगर हम गैस की बात करें, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है, सपोज दैट कि अगर 1 लीटर लिक्विड है आपके पास, तो उस 1 लीटर उसका वॉल्यूम हो गया। तो 1 लीटर लिक्विड को आप चाहे बॉटल में रखिए, है ना, ग्लास में रखिए, या किसी दूसरे कंटेनर में, मग में रखिए, बकेट में रखिए, वो 1 लीटर ही कहलाएगा, मतलब वॉल्यूम उसका 1 लीटर ही। तो मतलब वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। अच्छा, लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में गैस को पोर आउट करते हैं तो उस पीरियड में हो सकता है बहुत से गैस ऐसे स्केप कर सकते हैं, है ना, निकल सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो समझ रहे हैं ना बात, क्यों नहीं फिक्स होता है? क्योंकि अगर हम गैस की बात करें तो गैस को आप कैसे रखेंगे? गैस को जो है किसी भी आप बर्तन में रखेंगे, वापस से उस बर्तन से दूसरे बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा? उस केस में कुछ गैसेज निकल सकते हैं, क्योंकि वो तो एकदम फ्री होते हैं, दे आर वेरी मच फ्री टू मूव, तो वो इजीली जो है मूव कर देंगे, इसलिए इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम जो है पूरा एक डिटेल में चर्चा किए हुए, इस पर एक वीडियो मिल जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है ना, उसी का सॉल्यूशन में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया डेंसिटी। देखिए, सॉलिड की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होता है ना, ठीक, वो काफ़ी रिजिड होता है और सॉलिड का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास लेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्लोजली एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो डेंसिटी है काफ़ी हाई है, ठीक। अच्छा, लिक्विड की बात करें तो अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम लें तो यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड के जितने पार्टिकल्स होंगे उतने पार्टिकल्स लिक्विड के नहीं हो सकते, तो लिक्विड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका मास कम हो जाएगा और इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, मास कम हो जाने की वजह से डेंसिटी जो है कम हो जाएगा। बट अगर हम बात करें सॉलिड का, तो सॉलिड का भी वॉल्यूम अगर सेम ले, इसका भी सेम वॉल्यूम ले, तो जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम वो ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी सॉलिड का ज़्यादा है। लिक्विड में बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम कम है, इसकी वजह से इनका मास कम है, जिससे कि इनका डेंसिटी कम है। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में क्या है, गैस में तो और भी कम होगा। आप यूनिट वॉल्यूम में अगर गैस लें तो वो रह ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ा चीज़ कि अगर उसको कहीं से भी थोड़ा भी जगह मिलेगा तो तुरंत स्केप कर जाएगा, इसलिए हम करते हैं। और दूसरी चीज़ कि इनके जो पार्टिकल्स हैं ना वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। अगर आप लेते भी हैं तो इनके पार्टिकल्स जो होंगे ना वो काफ़ी स्कैटर्ड वे में होंगे, काफ़ी स्प्रेड आउट मैनर में रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ये डेंसिटी है ये काफ़ी लीस्ट कहलाता है। ये हो गया आपका गैस का। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे के बीच क्लोजली पैक्ड होता है, जिनको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, वो काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे की वजह से, उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे हाई हो जाएगा। इनसे कम लिक्विड में होता है। लिक्विड में कम क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड में आप जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसकी वजह से इनका जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होगा। और अगर गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स दे आर वेरी मच फ्री टू मूव, वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसकी वजह से जो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा काफ़ी लिस्ट हो जाएगा। ओके, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हैं, बेहिचक जो है हम आपके डाउट का जवाब देंगे। ओके, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक वो मैटर कंप्रेस हो सकता है। किसी चीज़ को अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो कंप्रेस आप कैसे करेंगे? कंप्रेस करने के लिए आपको
फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप फोर्स लगा पा रहे हैं और लगा के उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं तो आपको ये दिखना है कि कौन कितना ज़्यादा कंप्रेस हो पा रहा है। ओके, तो मान लीजिए कि अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को तो आप ज़्यादा कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसे हाथ से सोचें कि पत्थर को हम प्रेस कर दे, दबा दे, शेप चेंज कर दे, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये लिस्ट है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी कि आप इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें किसकी, गैस की, तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि गैस को आप सबसे आसानी से और सबसे ज़्यादा एक्सटेंड तक दबा सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 का जो आंसर है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ ऐसा हो कि जो समझ में नहीं आया हो तो आप बेहिचक हमको बताइए और कमेंट कीजिए और हम आपको इसका जो है हम आपको जवाब जरूर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 9 CBSE NCERT का लेकर के आगे हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 बी नंबर क्वेश्चन है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कुछ टर्म जो है यहाँ पे दिए हुए हैं और जो गिवन टर्म्स हैं इनके ऊपर हमको कमेंट करना है, इन द सेंस कि हमको बताना है कि ये क्या होते हैं, इनको डिफाइन करना है। तो कहीं ना कहीं ये डिफिनीशन है तो थोड़ा बहुत तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, बट फिर भी इसमें जहाँ तक कॉन्सेप्ट हो सकता है हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट एक्चुअली में क्या है कि वो लोग बस क्वेश्चन और आंसर कराने पर लोग जोर दे रहे हैं, बट एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चों को वो कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो बट बच्चों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। मैं क्या चाहता हूँ कि बच्चे क्वेश्चन को रटे नहीं, आई मीन कि आंसर को रटे नहीं, उसको समझें। अगर आप समझ जाएंगे ना तो मे भी कि आप अपनी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आई मीन आंसर को लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि रिजिडिटी। देखिए रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, आप कभी अपने डेली लाइफ में सुने होंगे कि रिजिड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो रिजिड जो वर्ड है जनरली हम लोग यूज करते हैं सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। सॉलिड्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं ज़्यादा रिजिड होते हैं। अच्छा, आप उनको हार्ड भी बोल सकते हैं, है ना, कठोर बोल सकते हैं हिंदी में समझने के लिए। तो रिजिडिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिख करके रखा था कि आप लोगों का टाइम सेव हो। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट रेसिस्ट द चेंज इन इट्स शेप और साइज। क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना जिसके द्वारा अगर आप उसके शेप और साइज में चेंज करना चाहेंगे तो उसको क्या करेगा, रेसिस्ट करना चाहेगा, मतलब विरोध करना चाहेगा। मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी मैटर है, जैसे कि सॉलिड है, तो सॉलिड को आप फोर्स लगा के उसके शेप और साइज को चेंज करना चाहेंगे तो सॉलिड है तो इतना आसानी से वो चेंज नहीं करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हुआ सॉलिड का जिसकी वजह से वो अपने शेप और साइज में जो चेंजेज आप लाना चाह रहे हैं उसको अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि हमारे शेप और साइज में कोई चेंज कर पाए। इसी प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अगर हम रिजिडिटी की बात करें तो रिजिडिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट, कठोर ऑब्जेक्ट कौन है, तो सॉलिड है। ऑर्डर ऑफ रिजिडिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉलिड का सबसे ज़्यादा रिजिडिटी है, फिर लिक्विड्स का, फिर गैसेस का। यानी कि लिक्विड्स को आप आसानी से शेप साइज लिक्विड का चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब सपोज दैट कि जैसे एक बालून है उसमें लिक्विड भरा हुआ है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई प्लास्टिक का है ना कोई टॉय है जो पूरा पैक्ड है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, आप उसको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। अगर गैस की बात करें तो गैस का तो आप जानते हैं कि बैलून में गैस भरा हुआ होता है और बैलून को थोड़ा सा प्रेस करते हैं, पिचक जाता है और अपना शेप और साइज चेंज कर लेता है। अगर इन्फ्लेटेड बैलून है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मैटर रेफर्स टू चेंज इन इट्स वॉल्यूम। देखिए कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, अगर सपोज दैट कि अगर कोई स्टेट ऑफ मैटर है आप उसको कंप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के बाद अगर वो अपने वॉल्यूम में कुछ चेंजेस ला दे तो आप बोलेंगे कि हाँ वो मैटर जो है वो कंप्रेसिबल है ना। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज दैट कि आप जो है गैस है तो गैस को कंप्रेस करते हैं, गैस को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं और ज़्यादा अगर उसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस होकर के वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप एलपीजी का नाम सुने होंगे। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली में वो गैस होता है, बट सिलेंडर में जब हम उसको फिल करेंगे ना तो एक्चुअली में क्या होगा कि वो गैस है, वो थोड़ा 1 kg भी गैस सिलेंडर में डालेंगे ना वो पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा, लगे ऐसे सिलेंडर फिल हो गया, तो फिर आप भर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि गैस को कंप्रेस करते हैं। जो एलपीजी है ना उसमें पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के जरिए उस गैस को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने का मतलब हो कि जो उसके पार्टिकल्स हैं उनको क्लोज लाया जाता है। तो ये आपको पता ही है कि अगर आप गैस को कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे तो कंप्रेस होकर को लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इनसाइड द सिलेंडर जो एलपीजी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। तो जो गैसेज हैं वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, बट वही अगर हम तो समझ गए ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम को चेंज कर दे रहे हो। मतलब क्या हुआ कि
कहीं ना कहीं आप उसका जो शेप साइज है वो आप चेंज तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उसमें भी आप कहीं ना कहीं चेंजेस कर रहे हैं। तो इसको जो है हम लोग कंप्रेसिबिलिटी के नाम से, तो यहाँ पे जो है कंप्रेसिबिलिटी आप समझ गए। तो आपको पता है कि जो सॉलिड है, सॉलिड के वॉल्यूम को चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, सॉलिड के वॉल्यूम को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ओके फाइन, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे है ये ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ कि कौन किसको आप सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ जो है आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि कंप्रेसिबिलिटी में जो है हम लोग यहाँ पे और गैसेज जो है ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, मतलब गैसेज को हम मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते हैं, देन लिक्विड्स, देन सॉलिड्स। सॉलिड जो है काफ़ी लेस कंप्रेसिबल है इन कंपेयर टू गैसेज, यानी कि लिक्विड्स के आप अगर वॉल्यूम को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट गैसेज की तुलना में कम। और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के वॉल्यूम को आप मतलब ना के बराबर चेंज कर पाएंगे, उसके लिए बहुत हाई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स आपको देना पड़ेगा। मतलब कि आप ये जो है जनरली हम लोग इसको नॉन कंप्रेसिबल बोलते हैं सॉलिड्स को। तो ये ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हो गया, आप समझ गए। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। अच्छा, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि फ्लूइडिटी इज द फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ अ मैटर। ओके, अच्छा, फ्लूइडिटी का मतलब क्या हो कि कोई मैटर है ना वो फ्लो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो दैट द फ्लूइडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ और टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग, यानी कि ये किस इसके फ्लो करने की टेंडेंसी क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ फ्लोइंग, ये किस एक्सटेंट तक फ्लो कर सकते हैं या कितना फ्लो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो बट लिक्विड्स एंड गैसेज कैन फ्लो ईजिली। यहाँ पे जो सॉलिड्स हैं वो बिल्कुल फ्लो नहीं कर सकते हैं, सॉलिड की अगर हम बात करें तो कैन नॉट फ्लो बट लिक्विड्स एंड गैसेज कैन फ्लो ईजिली, यानी कि सॉलिड को अगर आप एक जगह रख देंगे तो वहाँ पे फिक्स रहेगा, है ना, वहाँ से वो बिल्कुल हिलेगा नहीं, है ना। एक आइडियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब इसमें आप इफ़ एंड बट्स मत लगाइए, कमेंट मत कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड्स और गैसेस की, तो लिक्विड और गैसेज जो है फ्लो कर सकते हैं। मतलब कि पानी है, पानी को अगर आप फर्स्ट पे फ्लोर पे गिरा दीजिए तो पानी अपने आप फ्लो करने लगता है। अच्छा, गैसेज हैं तो ऑटोमेटिक फ्लो, एयर जो है गैस है तो देखते हैं ना तो एकदम फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्लूइडिटी आप समझ गए। तो इस तरह से जो है ना एक्सप्लेन करने से चीज़ें आपको रटना नहीं पड़ता, है ना। इतना चीज़ अगर हमने एक्सप्लेन किया तो अब आप इसको बिना रटे अब आपको याद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम कोशिश किए कि आपको जो है रटना नहीं पड़े आंसर, और आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो मेन मेरा मकसद यही था। अगर आपको ये समझ में आया हो, आपको लगा हो लेक्चर कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, आपको इससे कुछ समझने को मिला है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू योर चैनल सॉल्यूशन सीरीज CBSE क्लास 6 to 12। यहाँ जैसे कि मैंने नेक्स्ट नहीं, जैसे क्वेश्चन 2 का कुछ पार्ट, कुछ कमेंट्स थे जो कि बचे हुए थे, रेस्ट कमेंट्स थे जिससे हमको कमेंट करना था, उसको लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है मैंने सिर्फ आंसर ही नहीं बताया, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कि बस क्वेश्चन आंसर करवाते रहे, है ना। लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत रटिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को भी समझें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर रटने के लिए तो वो आप कहीं से भी लिख करके रट सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। तो आप अब 9 में गए, अब आप जो है 7-8 के तो बच्चे नहीं, अब आप 9 क्लास के बच्चे हैं, तो आप अब यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रादर दैन just rote learning or just learning the question and answer। okay, so without wasting your time चलिए शुरू करते हैं। so क्वेश्चन है कि अब हमको कमेंट करना है कि फिलिंग और गैस कंटेनर। ओके, तो देखते हैं, मतलब इस पर हमको बताना है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि फिलिंग और गैस कंटेनर को कैसे फिल किया जाता है, इसके बारे में आपको कुछ बताना है जो भी आप जानते हैं। ओके, तो देखिए, a large volume of gas can be filled in a container by increase in the pressure and decreasing the temperature। here the property of compressibility ऑफ गैसेज इज यूज्ड। ओके, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये कहना चाह रहा है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन कंटेनर। जैसे आप जानते हैं ना कि अगर आप जैसे एलपीजी की हम बात करें तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आप जानते हैं ना कि जो गैस सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है। एक्चुअली में क्या है ना कि अगर गैस को भरा जाए ना किसी भी कंटेनर में तो कंटेनर को तुरंत फिल कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो काफ़ी फ्री होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इजीली जो है पूरे कंटेनर को फिल कर देंगे। इवन कि 1 kg 2 kg भी गैस अगर आप डालते हैं ना तो पूरे कंटेनर को फिल कर देगा। तो इसी के लिए जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गैस हैं उनको जब फिल करते हैं कंटेनर में, तो फिल करने के बाद उसको कंप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कंप्रेस करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आएंगे, जिससे कि कंटेनर में फिर स्पेस खाली होगा और फिर फर्दर आप गैस उसमें फिल कर पाइएगा।
तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि गैसेज आर मच कंप्रेसिबल, गैसेज काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल है। तो अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं, सो फॉर डूइंग दैट आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर, आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चीज़ों को कंप्रेस करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल उसके काफ़ी क्लोज हैं, इन दैट केस यू हैव टू कंप्रेस इट। तो कंप्रेस इट कैसे कंप्रेस करेंगे, तो आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ओके, उसमें पिस्टन वगैरह लगे होते हैं, जो पिस्टन उसको प्रेस करता है, प्रेशर हाई प्रेशर पे प्रेस करता है जिससे कि गैस कंप्रेस होते हैं। तो ये मतलब हुआ है ना फिलिंग अ गैस कंटेनर। तो पहला हो गया कि ठीक है आपको प्रेशर हाई रखना है। दूसरा कंडीशन क्या है, टेम्परेचर। सपोज दैट कि अगर आप प्रेशर हाई रखते हैं बट साथ ही साथ टेम्परेचर भी हाई रख देते हैं, तो गैस पास आया बट नीचे से टेम्परेचर हाई मिला, जिससे कि वो गैस मॉलिक्यूल फिर से वापस दूर भागना शुरू कर दिया, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, है ना। एक तरह से आप कंप्रेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर हाई है वो फिर से भाग जा रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर है ना उसको लो रखना पड़ेगा, है ना, एज मच लो एज पॉसिबल। आप जितना लो रखेंगे ना उतना ज़्यादा आसानी होगा आपको गैस को फिल करने के लिए। अच्छा, दूसरा यहाँ पे गैस का एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होता है ना कि गैसेज आर मच कंप्रेसिबल, ये प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर गैसेज कंप्रेसिबल नहीं होते ना तो फिर गैस को सिलेंडर में फिल कर पाना ये मुश्किल था, मतलब उसको पूरा भर के रखना मुश्किल था, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ यूज हुआ है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा आप अपना अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे ना तो भी आप समझ जाएंगे, फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो हम हैं आपके लिए। आप कभी भी कमेंट कीजिए, आपको जरूर यहाँ पे इस चैनल पर जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा, आई प्रॉमिस यू। ओके, तो शेप, नेक्स्ट है कि शेप क्या होता है। तो शेप रेफर्स टू अ डेफिनिट ज्योमेट्री ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, शेप का मतलब क्या है, देखिए कोई भी मैटर है ना उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। बहुत से ऐसे मैटर हैं जो शेप से पहचाने जाते हैं, है ना। जैसे कि हम आपसे बोले कि आप बताइए कि जो फुटबॉल है, फुटबॉल का शेप कैसा होता है, तो आप बोलेंगे स्फेरिकल शेप होता है ना। बॉल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। मोबाइल का शेप कैसा होता है, जो आप हाथ में जो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं, उस मोबाइल का शेप कैसा होता है, बोलिए, रेक्टेंगुलर शेप होता है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो शेप का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री, शेप रेफर्स टू वो फिक्स्ड ज्योमेट्री, है ना। यानी कि एक किसी भी बॉडी का एक फिक्स ज्योमेट्री है, तभी आप उसको एक स्पेसिफिक शेप देंगे। नहीं तो अगर कोई ऐसा लिक्विड हो, आई मीन या वी कैन से कि लिक्विड का तो कोई फिक्स्ड शेप होता नहीं है। तो कोई ऐसा मैटर हो जिसका कोई फिक्स शेप ही नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे नहीं कि किस शेप का है। जैसे हम पूछे कि लिक्विड का क्या शेप होता है, तो आप बता पाइएगा इसका आंसर, नहीं दे पाइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिक्विड का क्या शेप होता है, तो आप नहीं बता पाइएगा लिक्विड का क्या शेप होता है, क्योंकि लिक्विड का फिक्स शेप होता ही नहीं है। तो शेप का मतलब कि एक फिक्स्ड ज्योमेट्री, एक डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ अ मैटर। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखिए, जैसे कि नाम से क्लियर है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है ना, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास एक एनर्जी होता है। कैसे पता चलेगा, ठीक है बताइए सर। ठीक है बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं और अचानक आप किसी से टकरा गए, या फिर आप दौड़ते हो कोई बच्चा सड़क पे खड़ा है, उस बच्चे से टकरा गया, तो क्या होगा, बच्चा गिर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपके पास, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपके पास मोशन है, और मोशन की वजह से आपके बॉडी में एक एनर्जी है जिसको काइनेटिक एनर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि एनर्जी पॉसेस्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि आप जानते हैं कि अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, सॉलिड लिक्विड गैस की, तो इसमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस की होती है, जो कि आपको पता ही है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो काफ़ी फ्री होते हैं, दे आर इजिली मूव टू एंड फ्रो, ठीक है। दूसरी चीज़ की जो काइनेटिक एनर्जी है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर को जो आप राइज करेंगे ना, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ कि अगर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, गैसेज हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स और लिक्विड्स, है ना। सॉलिड और लिक्विड की तुलना में जो गैस हैं इनका काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होगा। दूसरी चीज़ की, अगर आप चाहते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ाना, तो आप क्या करें, उसको हीट कर दें, टेम्परेचर देंगे, आप हीट करेंगे, तो जैसे वो हीट मिलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा, ओके। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है कि इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटाने से काइनेटिक एनर्जी घटेगा, इसको वाइस वर्सा बोलते हैं। मतलब उसी का कन्वर्स स्टेटमेंट, रिवर्स स्टेटमेंट। बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सर वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया। वाइस वर्सा के लिए यूज किया जाता है ताकि जो आपका जो एक सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस लिखने का जो है ना वो टाइम बचेगा और आपका स्पेस बचेगा, और समझने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक।
नेक्स्ट है डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में हम लोग समझते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी के बारे में हम एक डिटेल समझाए हुए हैं। देखिए एक्चुअली हम सॉल्यूशन सीरीज लेकर के आए हैं, बट एक्चुअली में क्या है ना कि हम क्वेश्चन आंसर को ही इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे ना कि आपको अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं और आप डायरेक्ट आते हैं सिर्फ आंसर देखने ना, तो भी आपको ये फील नहीं होने देंगे हम कि आप चैप्टर नहीं पढ़ करके आए हैं, है ना। इस तरह से हम आपको सॉल्यूशन देंगे इसका। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, फोकस होकर के देखना है और लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो डेंसिटी पे हमारा एक पूरा वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, है ना। एक्चुअली में एक क्वेश्चन है डेंसिटी से रिलेटेड, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, इंडेक्स क्वेश्चन ही है जो पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन भी हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट करके जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं। डेंसिटी के बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि डेंसिटी होता क्या, डेंसिटी जो टर्म है ना ये है क्या बेसिकली, बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते कि डेंसिटी होता क्या। हाँ बस रट लिए डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट उनसे पूछा जाए कि थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि डेंसिटी होता क्या है, ठीक, ओके। सो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, इसको हम लोग डेंसिटी के नाम से जानते हैं। फिलहाल चूंकि हमको कमेंट करना है तो हम ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट तो आप वो वीडियो देखिए, ओके। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी का जो है डेफिनेशन हो गया। और अगर यूनिट पूछे तो देखिए डेंसिटी का यूनिट जो है केजी पर लीटर, ये कैसे आया, बहुत बच्चे तो ये यूनिट ही रट लेते हैं, हाँ चलो केजी पर लीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर, ये भी रट लो, केजी पर मीटर क्यूब और केजी पर क्यूबिक मीटर। बट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यूनिट खुद से डिराइव कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ऊपर में मास है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, तो ऊपर में केजी लिख दीजिए। नीचे क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है लीटर, और मीटर क्यूब तो मास अपॉन लीटर यानी सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि केजी अपॉन लीटर, ये इसका यूनिट बन गया, यानी कि केजी पर लीटर, अपन को हम पर बोलते हैं केजी पर लीटर और केजी पर क्यूबिक मीटर, ये जो ऐसा यूनिट हो गया किसका, डेंसिटी का। तो आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है आप बेहिचक कमेंट कीजिए, कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। और आप है ना मोटिवेट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की जो है ना कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ आपको मिले। आप अगर कोचिंग जाने में सक्षम नहीं है तो भी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हर चीज़ मिलेगा, है ना। जो बच्चे कोचिंग में जा करके पैसा पे करके पढ़ रहे हैं आपको हम सब कुछ फ्री में देंगे, है ना। हमारे यहाँ भी बच्चे आते हैं जो पैसे पे करके पढ़ते हैं, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे है ना कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं वो फ्री में पढ़े, विथ कॉन्सेप्ट पढ़ें। जो क्लासरूम में जो पढ़ाई हो रहा है ना वो कंसेप्ट आपको ऑनलाइन वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। बस इसके लिए आपको सिर्फ नेट पैक होना चाहिए मोबाइल में, ओके। सो फॉर और भी हम इस तरह से अभी जस्ट स्टार्टिंग है, अभी एक ट्रेलर है ना, पूरा पिक्चर अभी बाकी है, तो हम पूरा पिक्चर लेकर के आ रहे हैं धीरे धीरे। आप सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। आज देखिए आज हम आपके लिए जो है नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ रिमेनिंग था उसको लेकर के आ गए हैं। तो इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 3 है, गिव रीजन्स। क्वेश्चन जो बोल रहा है इसमें आपको रीजन देना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्वेश्चन कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी आप किसी गैस को किसी भी कंटेनर में जब पूरी तरह से रखते हैं तो इससे क्या होता है कि आप जब गैस को कंटेनर में रखेंगे तो गैस पूरी तरह से स्प्रेड आउट हो जाएगा और उस पूरे कंटेनर को फिल कर लेगा, है ना। आप देखिए होता क्या है कि जितना भी स्पेस होगा सारे स्पेस गैस के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाता है, चाहे वो स्पेस छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये काफ़ी लेस होता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो स्पेस होता है जिसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं ये काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि जो इनके बीच का जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल फोर्स होने की वजह से क्या होगा कि पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएगा। आप इसको जितना भी जगह देंगे पूरे जगह में स्प्रेड आउट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है कि जो इसको सपोर्ट करता है कि पूरे कंटेनर को फिल कर ले, दूसरा फैक्टर ये है कि जब भी आप इसको मतलब कि इसके मॉलिक्यूल के बीच का गैस के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा कि इनके मॉलिक्यूल जो हैं एक जगह तो रुक करके रहेंगे नहीं, ज़्यादा एनर्जी होगा मतलब वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, ज़्यादा उनमें वाइब्रेशन होगा। तो ज़्यादा मूवमेंट जब करेंगे तो स्वाभाविक है कि जितना भी आप स्पेस देंगे वहाँ तक वो पूरा फैल जाएगा। तो ये रीजन है कि जब भी आप किसी गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं, किसी भी वैसल में रखते हैं तो पूरी तरह से उसको फिल कर लेता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप किसी गैस को किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो गैस क्या करता है कि उस कंटेनर के वॉल पे जो है कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसका रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं सबका रीजन जो है आपस में एक ही जैसा है। यहाँ भी क्या है कि गैस मॉलिक्यूल है, इनके बीच का काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हाई है। तो जब काइनेटिक एनर्जी हाई होगा तो इनके मॉलिक्यूल के बीच का जो मूवमेंट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, इनके बीच कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो ये मॉलिक्यूल्स एक जगह
स्थिर तो रहेंगे नहीं, एक जगह जब स्थिर नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि ये जाएंगे और कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक करेंगे, है ना, वॉल ऑफ द कंटेनर, उससे इनका कॉलिजन होगा कि दे रैंडमली मूविंग एंड हिटिंग ईच अदर, एज ए रिजल्ट दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट सम फोर्स पर यूनिट एरिया। जब ये कंटेनर जो मतलब कि जो आपका कंटेनर है उसके वॉल से जब कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करें कि इनके पास फोर्स है, क्योंकि एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, इनका काइनेटिक एनर्जी हाई है, काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से इनके पास मूवमेंट है, जब मूवमेंट होगा तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और कोलाइड करेंगे तो कंटेनर का जो वॉल है वहाँ पे जाकर प्रेशर एक्सर्ट कर बोलते हैं, यानी कि प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो भी फोर्स लगता है आप उसको प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि हाँ ये कहीं ना कहीं जो है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर के वॉल्स पे कहीं ना कहीं प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। ओके देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटेक्स का ही जो है फर्दर क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे बोला कि वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो वुडन टेबल होता है जो आपके घरों में जो लकड़ी का टेबल है, बोला कि आप इसको सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड इसको कहा जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी अगर सब्सटेंस है, हम उसको कब सॉलिड कहेंगे, कब लिक्विड कहेंगे और कब गैस कहेंगे, इट डिपेंड्स कि वो जो आपका सब्सटेंस है वो कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। मतलब कि अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड के सारे प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए, है ना। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड के सारे प्रॉपर्टीज होने चाहिए, गैस है तो गैस के सारे प्रॉपर्टीज उसके पास होने चाहिए। तो चूंकि अगर हम वुडन टेबल को सॉलिड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सॉलिड का प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा होगा। एक्चुअली में क्या है, देखिए आंसर हम यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं ताकि आपका जो है समय यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो देखिए आंसर यहाँ है, ये देखिएगा, बोला कि यस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, है ना, बिकॉज इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड। क्यों हम वुडन टेबल को सॉलिड बोले? और हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये वुडन टेबल है, इसको तुम सॉलिड क्यों बोल रहे हो? तो सबसे सिंपल सी बात है कि अगर इसको हम सॉलिड बोलें तो कहीं ना कहीं सॉलिड क्या है, प्रॉपर्टीज होल्ड करके रखा होगा। सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या है आपको पता होगा कि सबसे पहले कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी लेस होगा अगर लिक्विड और गैस से कंपैरिजन करें तो। दूसरा रीजन ये है कि आप सॉलिड के बारे में ये बोल सकते हैं कि इनका जो डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये भी हम जानते हैं। दूसरी चीज़ की ये काफ़ी रिजिड होते हैं, ये सब सॉलिड का प्रॉपर्टी। मतलब देखिए एक्चुअली में अगर इसका आंसर आपको लिखना है तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए कि आपको सॉलिड का 2-3 प्रॉपर्टीज पता होगा, सिंपली आपको 2-3 प्रॉपर्टीज मेंशन कर दीजिए, आपका आंसर एकदम सही होगा, कोई नहीं काट पाएगा। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। बोला है ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप एयर, अभी हमारे आसपास क्या है, एयर है, तो एयर में हम कितना भी आसानी से अपने हाथ को जो है आराम से मूव कर ले रहे हैं, है ना। हम अपने हाथ को कितने आसानी से जो है एयर में मूव कर ले रहे हैं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन मान लें कि यहीं पे जैसे कि इधर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे वॉल है, इस वॉल में अगर हम अपने हाथ को ऐसे मूव करना चाहें तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मतलब हम आसानी से अपने हाथ को सॉलिड ब्लॉक के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। या फिर मान लीजिए कोई सॉलिड ब्लॉक रखते और बोले कि हाँ आप जो है उसके अंदर से अपना हाथ निकाल दीजिए, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब सॉलिड ब्लॉक को हमको बीच से तोड़ना पड़ेगा। तो इसी के लिए बोला है कि यहाँ पे क्या है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का चूँकि स्पेस जो है काफ़ी कम है, तो अगर आप हाथ को कस के मूव करते हैं एयर यानी कि किसी भी गैस के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा कि उनके बीच का जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है, तो आप आसानी से वहाँ पे अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि वहाँ पे जो है उनके बीच का जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप अपने हाथों को आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि वही मान लीजिए अगर कोई सॉलिड ब्लॉक है तो इट इज़ हार्ड एनफ एंड वेरी लेस स्पेस। तो उस केस में क्या होगा कि जो सॉलिड ब्लॉक है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो हार्ड है तो उस केस में आप अपने हैंड को इजीली वहाँ पे मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हाथ को आसानी से मूव कर पाइए तो उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, या फिर आपको जो है बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कोई वुडन ब्लॉक है ना, या फिर आइस क्यूब है, अगर आप उसको मार करके देखते हैं कि जो कराटे एक्सपर्ट होते हैं वो बड़ा बड़ा आइस क्यूब को लाइन से रख के एक बार कराटा मारते हैं और तोड़ देते हैं। तो ये कैसे आता है? उनको प्रैक्टिस से आता है। उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाँ हमको ये कैसे तोड़ना है, कितना तेज़ी से अपने हाथ को लाना है, कितना उस पर फोर्स अप्लाई करना है जिससे कि हम उसको तोड़ सकें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपको जो है एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका रीज़न क्या है कि सॉलिड में आप अपने हैंड को इजीली मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है काफ़ी रिजिड है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे को काफ़ी पकड़े हुए हैं, वो थोड़ा भी स्पेस छोड़े ही नहीं है कि आप अपने हाथ को आसानी से मूव करा सके। अगर आप हाथ मूव कराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आपस में अलग करना होगा। अगर वो ज़्यादा मजबूत फोर्स से बंधे हुए हैं तो आपको अलग करने के लिए आपको ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फोर्स भी लगाना
करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बोले कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअली आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, आपको पता है कि सॉलिड्स का जो डेंसिटी होता है वो लिक्विड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है। ये कहना चाह रहा है कि जो सॉलिड का डेंसिटी होता है वो लिक्विड से ज़्यादा होता है। तो अगर हम देखें कि सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होता है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब को अगर हम वाटर सरफेस में डाल दें तो आइस क्यूब को डूब जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग क्या कहता है कि अगर डेंसिटी अगर ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर लिक्विड की डेंसिटी से, तो ऑब्जेक्ट को उसमें डूब जाना चाहिए, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे लेकिन सॉलिड जो है, यानी कि जो यहाँ आइस क्यूब है, उसको जब आप पानी के अंदर रखते हैं तो उस पर फ्लोट करता है, तैरता है, उस पर डूबता नहीं है। तो आपको ये रीजन बताना है कि आप बताइए क्या क्या ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सिंपल सी यहाँ बात है, यहाँ पे आंसर हम लिख चुके हैं कि एज वी नो दैट सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी देन लिक्विड्स। आपको पता है कि जो एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होता है। सो आइस शुड सिंक इनटू द वाटर, ऐसा होना चाहिए था कि जो आइस है इसको पानी में डूब जाना चाहिए था, बट इट डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो दिस इज बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस मॉलिक्यूल। सबसे यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है कि जो आइस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है, और यही रीजन है कि ये आइस जो है वाटर सरफेस पे फ्लोट कर जाता है। एंड आइस मॉलिक्यूल हैज मोर वैकेंट स्पेस। सबसे पहले क्या है कि जब आइस मॉलिक्यूल का जब आप एक क्रिस्टल देखिएगा ना, उसका जब एक स्ट्रक्चर देखिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसका जब एक मैग्नीफाइड व्यू देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत से छोटे छोटे वैकेंट स्पेस होते हैं आइस मॉलिक्यूल के बीच में। उसका जो स्ट्रक्चर देखिएगा वो काफ़ी पोरस होता है, बीइंग मोर पोरस एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो पोरस, सो इट ट्रैप्स द एयर मॉलिक्यूल। तो उससे क्या होगा कि सराउंडिंग जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इससे क्या होगा कि जो सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करके रखेगा। तो जब सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स भी जब उसके साथ आ जाएंगे तो इस केस में क्या होगा कि एयर जो है वो तो गैस है, तो जब एयर गैस है तो इससे क्या होगा कि एयर का भी एक वेट जो है वो उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो गैस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटर होता है अगर हम लिक्विड से तुलना करें। दूसरी चीज़ की आपको पता है कि जो ओवरऑल जो गैस होता है ना, वो लिक्विड के अंदर रहना भी नहीं चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, लेस डेंस देन वाटर एंड इट फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इससे क्या होगा कि ये जो एयर मॉलिक्यूल जब उसके साथ ट्रैप हो जाएंगे तो वो एक तो लाइटर बना देगा उसको, दूसरी चीज़ की उसके डेंसिटी को भी कम कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गैस होता है उनका डेंसिटी लिक्विड से कम होता है। तो इससे क्या होगा कि ये इसको और ज़्यादा लाइट बना देगा और लेस डेंस बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर सरफेस पे फ्लोट कर जाएगा, है ना, और डूबेगा नहीं। तो ये इसका रीजन है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर जहाँ तक होगा हम आपको रिप्लाई करेंगे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। ऐसे तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सब दिया हुआ है टेक्स्ट में, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ये जो है टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 9 का क्वेश्चन सब यहाँ हम लोग देखेंगे। यहाँ बोला कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यहाँ पे जो क्या है कि कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं जो कि केल्विन में दिया हुआ है और आपको इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक्चुअली में इसके लिए जो क्या है कि आपको एक फार्मूला याद होगा, है ना, इसका आंसर जो है हम लिख देते हैं। आप जानते हैं कि जो रिलेशन होता है, सबसे पहले आप देखिए कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप among सेल्सियस एंड केल्विन। चूँकि देखिए सबसे तो देखिए इसके लिए आप एक रिलेशन याद रखिए। तो उसके लिए आप एक रिलेशन याद रखिए कि केल्विन जो होता है C+273, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए कि केल्विन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं सेल्सियस में, या सेल्सियस को अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि सेल्सियस में दिया हुआ है, आपको केल्विन में चेंज करना है, तो सेल्सियस का वैल्यू जो भी होगा यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि उसको 273 में आप ऐड कर दीजिए। इसी तरह से अगर चाहिए कि मान लीजिए कि आपको अगर सेल्सियस से केल्विन में निकालना हो तो ये हो जाएगा K-273, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, सेल्सियस में निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला यूज कीजिए, अगर सेल्सियस में दिया है केल्विन में निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा केल्विन में दिया हुआ है और हमको सेल्सियस में निकालना है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए जो फर्स्ट हो जाएगा हमारा C केल्विन कितना दिया हुआ है 300 - 273, इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए तो ये 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। ये देखिए
27 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको 573 केल्विन दिया हुआ है, तो सी निकालना है, तो 573 माइनस 273 कर दीजिए, तो ये जो है आपका आंसर कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, ये मेन फार्मूला है, ये अगर आपको याद रहेगा तो सेल्सियस और केल्विन का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली जो है सोल्व कर लीजिएगा। अगर सेल्सियस में दिया है, केल्विन में आपको निकालना है, ये फार्मूला यूज कर लीजिए। अगर केल्विन में आपको, अगर सपोज दैट कि केल्विन में दिया हुआ है, ओके, अगर सपोज कर लीजिए कि केल्विन में आपको दिया हुआ है, सेल्सियस में निकालना है, तो फिर केल्विन का वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ पे सेल्सियस में आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको तीनों में रिलेशन चाहिए, जैसे कि सेल्सियस है ना, ये सब क्या है टेम्परेचर के यूनिट है, तो ये सब जो है इसमें हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो सपोज दैट कि अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है या फिर एक रिलेशन है, जैसे कि सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और इसके अलावा जो केल्विन है, अगर तीनों में आप चाहते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों में रिलेशन दे दे, इस फॉर्मूला से आप किसी को, इन तीनों को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वो भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, नोट में आप दे करके लिख लीजिएगा। ये फार्मूला क्या होता है देखिए, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन K माइनस 273 अपॉन 5। तो देखिए ये फार्मूला है एक्चुअली में आपका, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों को अगर आप आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, जैसे सपोज कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन चाहिए, अगर फ़ारेनहाइट में दिया हो सेल्सियस में निकालना हो तो ये इतना आप यूज कर लीजिए। अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन में से दोनों में से कोई एक में दिया हो, दूसरे में निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सीधे सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो ये तो खैर 5 कैंसिल होकर C = K - 273 यहाँ भी हम बता चुके हैं, तो खैर वही फार्मूला है। तो ये इन तीनों में रिलेशन है ना। अगर इन फ्यूचर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि आप जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कीजिए, है ना, तो आप इसको इस फार्मूला के हेल्प से चेंज कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो है आपको सेम रीडिंग देगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप वो कमेंट करके इसका रिप्लाई कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। वेलकम बैक अगेन। फिर से हम आ गए हैं आपके लिए एक नेक्स्ट लॉलीपॉप क्वेश्चन लेकर के। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है आपका क्लास 9th केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो वाटर है, वाटर का फिजिकल स्टेट आपको बताना है कि 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फिजिकल स्टेट में रहता है। अच्छा, आपको पता है कि जो वाटर है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है फिजिकल स्टेट यहाँ पे बताना है। देखिए सबसे पहले है कि 250 डिग्री सेल्सियस। देखिए तो फर्स्ट का जो आंसर है मैं ऑलरेडी नोट डाउन कर चुका हूँ। जब देखिएगा कि एज वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 1 atm प्रेशर, वाटर एट 1 atm प्रेशर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना कि मिसकंसेप्शन होता है। बच्चे बस ये समझ जाते हैं कि हाँ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ये कुछ आइडियल कंडीशन के लिए है। मतलब कि अगर वाटर प्योर वाटर है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो प्रेशर आपको लेना है वो 1 atm लेना है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर प्रेशर में वेरिएशन होगा तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं चेंज कर जाएगा। जैसे कि आप सुने हुए कि हाई एल्टीट्यूड पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे खाना जल्दी पक जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होता है। तो अगर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कहने का क्या मतलब है, आप बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना ये प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि अगर एयर का प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पे खाना जल्दी पकने का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, तो ये क्या कर रहा है कि 1 atm प्रेशर पे, और दूसरी चीज़ की अगर प्योर वाटर है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखिए सो आफ्टर दिस टेम्परेचर वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर। अगर आप फर्दर उसको हीट करते हैं, है ना, इफ़ यू गिव द टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि वाटर जो होगा ये अपना जो फेज है या जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज कर लेगा, यानी कि ये गैसियस स्टेट और वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर और स्टीम। ठीक, Hence we can say that at 250 डिग्री सेल्सियस the physical state of water will be gaseous state। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूंकि जो 250 डिग्री सेल्सियस है ये जो इसका वाटर का जो आप कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का उससे बहुत ही ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि ये गैसियस फेज में क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, यानी कि इसका जो फेज है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है और आप अगर समझ लेंगे तो आप खुद से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बी में क्या बोल रहा है, इसी में आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बताना है। ठीक है, अब देखिए
ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब वाटर के लिए हम कर सकते हैं कि एक ट्रांजिशन टेम्परेचर का काम करता है। देखिए ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर है ना, एक समझ लीजिए कि ये बीच का ट्रांजिशन है, मतलब कि लिक्विड और गैसियस फेज के बीच का ये टेम्परेचर है, मतलब इसके बाद ट्रांजिशन हो जाएगा, मतलब कि 100 से। तो यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप जो टेम्परेचर है वाटर का, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी अगर आप राइज कर दिए, तो उस केस में अगर वो प्योर वाटर है, ठीक है, और 1 atm प्रेशर, वही जो कुछ आइडियल कंडीशन उसकी हम बात करें, तो वो क्या होगा कि वो उसका अपना फेज चेंज कर लेगा, मतलब वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो इसीलिए जो इसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ की अगर मान लीजिए कि वाटर वेपर फॉर्म में और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वाटर वेपर है और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसी फॉर्म में रहेगा, मतलब कि वो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या देख रहे हैं कि जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, और जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में भी रह सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर वो वेपर फॉर्म में है, तो वो वेपर फॉर्म में ही रहेगा। ये आप जब तक टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है और अगर लिक्विड फॉर्म में है, वाटर फॉर्म में है, तो टेम्परेचर अगर आप थोड़ा भी इंक्रीज करेंगे, अब वो वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है लेकिन वेपर फॉर्म में है, तो उस केस में वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू कर देगा। अगर आप 100 से नीचे देंगे, 100 से थोड़ा भी टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो समझ में आ रहा है ना, इसीलिए इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, बिकॉज देयर इज ए ट्रांजिशन बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट, ठीक है, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है वाटर। तो ये इसका आंसर हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप, अगर मतलब कहीं लगे कि हाँ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू। तो आप इसको जो है नोट डाउन कीजिए या फिर इसका। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आपके लिए। तो यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जब फेज चेंज होता है, जब स्टेट चेंज होता है, तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सबका कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए आंसर कर रहा है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा, जब चेंज ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं तो चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, या लिक्विड से वापस सॉलिड में आ सकता है, या लिक्विड से गैस में जा सकता है, या गैस से वापस लिक्विड में आ सकता है। द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि अगर वो आइस फॉर्म में है, वाटर अगर आइस फॉर्म में है, अगर आप उसको मेल्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको हीट एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। द सिस्टम रिक्वायर्स एक्स्ट्रा हीट एनर्जी, तो उस केस में एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आप बाहर से सिस्टम को देंगे। तो बाहर से जब आप सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि वो मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करके वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम में रिलीज सम अमाउंट ऑफ हीट टू ब्रिंग इट्स मॉलिक्यूल्स क्लोजर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज कि अगर वाटर है आपके पास और वाटर को आप फ्रीज करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वाटर हीट एनर्जी लेगा या रिलीज करेगा। तो उस केस में वाटर जो है वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि जब वो हीट को रिलीज करेगा तभी जाकर के वो क्या होगा, फ्रीज हो पाएगा, मतलब कि आइस फॉर्म में वो चेंज हो पाएगा। तो कहने का मतलब देखिए, हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन में दोनों आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर लिक्विड से आप सॉलिड स्टेट में लाना चाहते हैं वाटर को, तो लिक्विड से सॉलिड में जब आप चेंज करेंगे तो वो कितना हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक। और अगर वो आइस फॉर्म में है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड से अगर वो लिक्विड फॉर्म में आना चाहता है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आना चाहता है, तो उस केस में उसको मेल्ट होना पड़ेगा, तो आपको बाहर से हीट देना पड़ेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों केस में जो अमाउंट ऑफ हीट होता है, जो कि आप या तो सिस्टम को दे रहे हैं या फिर सिस्टम रिलीज कर रहा है, देंगे कब, बोलिए आप कब देंगे, देना कब पड़ेगा, जब वो सॉलिड फॉर्म में है, आप उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप उसके मॉलिक्यूल को दूर ले जाना चाहते हैं। तो दोनों केस में ये जो अमाउंट ऑफ हीट वो जो रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या फिर लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, तो दोनों केस में, एक केस में हीट रिलीज कर रहा है और एक केस में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और इस केस में जो एक्स्ट्रा जो हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा, तो इसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे हम लोग इसको लैटेंट हीट नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि ये दोनों के लिए वैल्यू सेम होता है। तो हीट ऑफ फ्यूजन, जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ये हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये कितना होता है, ये होता है 334 जूल पर ग्राम, 334 जूल
पर ग्राम हीलियम। तो ये जो हीट ऑफ फ्यूजन है 334 जूल पर ग्राम, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि लिक्विड स्टेट में है, अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है, अगर आप उसको आइस फॉर्म में लाना चाहते हैं, यानी कि आप उसको सॉलिड स्टेट में लिक्विड से सॉलिड में लाना चाहते हैं, तो लिक्विड से सॉलिड में लाने के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड से सॉलिड में आप उसको फ्रीज कीजिएगा। तो फ्रीज कीजिएगा मतलब कि टेम्परेचर उसका लो करना पड़ेगा। तो आपको इतना टेम्परेचर, आपको पर ग्राम वाटर का इतना टेम्परेचर आपको निकालना होगा, मतलब रिड्यूस डाउन करना पड़ेगा, तब जा करके वो सॉलिड में चेंज होगा। और वही अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए इतना पर ग्राम वाटर को, सॉरी पर ग्राम आइस को आपको 334 जूल जो है ना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जा करके वो क्या होगा आपका मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो पाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है। अच्छा, उसी तरह से जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखिए ये होता है 2230 जूल पर ग्राम, ये वैल्यू है हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। तो देखिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर 1 ग्राम आपके पास अगर वाटर है, ठीक है, तो 1 ग्राम वाटर को अगर आप चाहते हैं वेपोराइज करना, ठीक है, मतलब क्या हो जाए, देखिए कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि जो हीट ऑफ फ्यूजन है ना एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये एट 0 डिग्री सेल्सियस और ये लेना है एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ कि ठीक है हीट तो आप दे रहे हैं, मतलब इस कहीं ना कहीं जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं ना वो इसके टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड कर रहा है कि आखिर पहले से किस टेम्परेचर पे है। जैसे सपोज दैट कि वाटर है, तो वाटर को आप आइस में चेंज कर रहे हैं, तो पहले से वाटर का क्या टेम्परेचर रहा होगा ये भी तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ 334 जूल पर ग्राम, तो टेम्परेचर आपको स्पेसिफाई करना होगा कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओह सॉरी, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये जो होगा ये एट 100 डिग्री सेल्सियस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सही है, 100 डिग्री सेल्सियस सही है, आ जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको आइस में चेंज करना चाहते हैं, तो पर ग्राम वाटर वो पहले से 100 डिग्री सेल्सियस पे है, आप उसको वेपर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो पर ग्राम वाटर को आपको 2230 यानी कि 2230 जूल आपको हीट एनर्जी देना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है और वो वाटर वेपर फॉर्म में है और उस वाटर वेपर को आप लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो उस केस में उस वाटर वेपर से आपको 2230 जूल जो हीट एनर्जी है ना वो निकालना पड़ेगा, मतलब उसको हीट एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, तब जाकर के यानी कि पर ग्राम की हम बात करें तब जाकर के वो जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में आ पाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसमें बच्चों का बहुत मिसकंसेप्शन होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। हीट ऑफ आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूँ है ना, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आप चाहते हैं कि हाँ हमारा मनोबल बढ़ाना है ना, या फिर मेरा जो भी कंटेंट है इससे आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप वीडियो को जरूर मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे क्या बोले हम, ठीक है, तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके जो है आप इसको ये कर लीजिए इस, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये क्या बोल रहा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज, है ना। इसमें आपको बताना है कि आप एटमॉस्फेरिक जो गैसेज होते हैं उसको कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई गैस दिया हुआ है, उस गैस को अगर आप लिक्विफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उस गैस का जो टेम्परेचर है वो डाउन करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को अगर आप लिक्विफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर को क्या कीजिए, डाउन कीजिए। अच्छा, अब टेम्परेचर को आप डाउन करने के बाद क्या करना पड़ेगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो जानते हैं कि एकदम रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो इस केस में आपको प्रेशर जो है ना काफ़ी हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। हाई प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो काफ़ी क्लोज आएंगे एक दूसरे के, है ना, क्लोज आएंगे। और दूसरी चीज़ की आप टेम्परेचर भी लो करके रखे हुए हैं, तो टेम्परेचर लो होगा जिससे कि उनका काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगा और फिर से वो दूर दूर भाग नहीं पाएंगे, है ना। आपको एकदम पकड़ के रखना है एक जगह, उसको तो एक जगह पकड़ के रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहला चीज़ की प्रेशर खूब दबाइए उसको, है ना। गैस वगैरह में जो फिल किया जाता है तो उसके इसमें जानते हैं ना कि पिस्टन लगा होता है, वो पिस्टन खूब उसको कस के पुश करता है, दबाता है, प्रेस करता है। तो पहले तो उसको खूब दबा करके रखिए ताकि मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आ जाए। जब मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, दूसरी चीज़ की उसका जो हीट एनर्जी है वो काफ़ी कम है, यानी लो हीट एनर्जी है, तो उससे क्या होगा कि वो अब वो दूर भी नहीं जा पाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी उसका काफ़ी कम हो जाएगा, तो एक जगह आकर के स्थिर हो जाएगा, है ना, वो एकदम लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यही आंसर है, आपको लिख देना है। समझा दिया, अब आप अपनी लैंग्वेज में सेम टाइम आपको जो
है टेम्परेचर डिक्रीज कर, वो दिख रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, तो आपको जो है दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर, जो कि मैंने आपको समझा है कि आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि एट द सेम टाइम और डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करना है, क्योंकि मान लीजिए कि आप प्रेशर बढ़ा करके मॉलिक्यूल को क्लोज ला भी दिए और फिर से अगर आप टेम्परेचर को सपोज दैट कि इंक्रीज है या फिर टेम्परेचर आपका हाई है, तो क्या होगा, पास आएगा फिर भाग जाएगा। तो पास आने के बाद वो भागे नहीं, इसके लिए आपको टेम्परेचर लो करके रखना पड़ेगा। ओके, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हेलो बच्चों, फिर से जो है हम आपके लिए एक नया लॉलीपॉप क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ठीक है, जो बच्चे चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे उनको ये लॉलीपॉप लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनका तो पता नहीं उनको क्या लग रहा होगा। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो डेजर्ट कूलर होता है, डेजर्ट कूलर क्या होता है, आप जानते हैं कि जो डेजर्ट वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे डेजर्ट कूलर एक्चुअली में, डेजर्ट कूलर क्या होता है, एक्चुअली में डेजर्ट कूलर होता है कि वैसे जगह पे लगे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे पहले देखिए कि जो डेजर्ट कूलर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि डेजर्ट कूलर का काम है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाना। अगर वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है कि सराउंडिंग एरिया को कूल करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इवेपोरेशन होता है तो कहीं ना कहीं उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए, और एक्स्ट्रा टेम्परेचर वो सराउंडिंग से लेकर, और सराउंडिंग से लेकर के अगर वो इवेपोरेट हो रहा है आसपास का, है ना, यानी कि आसपास का इवेपोरेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाएगा। ओके, तो देखिए वी नो दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब हम पूछे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ना, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ के सरफेस एरिया आप जितना ज़्यादा देंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो ह्यूमिडिटी है, इसके ध्यान रखना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी नहीं होगा। अच्छा, एक और होता है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, और वो क्या है, तो एक और है, उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा है, यानी कि विंड स्पीड पे वो डिपेंड करता है। हाँ, तो अगर मान लीजिए विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन काफ़ी फास्ट होगा। तो देखिए अब होगा क्या कि अ डेजर्ट कूलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे, एंड हॉट एंड ड्राई डे इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा, अब जानते हैं कि अगर हॉट डे है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि ड्राई है, वेदर ड्राई है। आपको अभी बताया कि ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वेदर ह्यूमिड होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट नहीं होगा। तो ड्राई है तो फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए इवेपोरेशन के, तो बहुत आसानी से इवेपोरेशन हो जाएगा। ओके, सो अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, जिससे कि ये बहुत अच्छे से क्या होगा, कूल करेगा आपके सराउंडिंग को, है ना। एक डेजर्ट कूलर होता है जो पूरे डेजर्ट को कूल करके रखता है, तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को कूल करके रखता है, जिससे कि आपको रिलीफ फील होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए, नहीं समझने वाला तो कुछ चीज़ ही नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि 4-5% ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आया। तो आपको क्या करना है, आप हमसे जुड़िए कमेंट के माध्यम से, आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, और जहाँ तक होगा पूरा हेल्प करूँगा मैं आपका, है ना। तो आप जो है ये चैनल आप ही लोग के लिए बना हुआ है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुक पेज नंबर 10 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और जैसा कि आपको पता है कि जो केमिस्ट्री है ये चैप्टर 1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, मटका। अर्थन पॉट जिसको हम लोग मटका बोलते हैं, मटका का नाम आप लोग सुने होइएगा, है ना। एक्चुअली में इसमें पानी रखा जाता है गर्मियों के मौसम में, ताकि पानी को ये ठंडा रखता है। ठीक, और एक्चुअली में मटका के बारे में कहा जाता है कि इसको नेचुरल फ्रीजर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक प्रकृति ने हमको एक ऐसा फ्रीजर दिया, नेचुरल फ्रीजर, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको पता है कि फ्रिज का आप पानी पीते हैं बट उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होता है। ठीक, तो ये जो मटका है कि नेचुरल फ्रीजर का काम करता है। आप पानी को अगर रख देंगे तो 3-4 घंटा के बाद ये पूरा ऑटोमेटिकली जो उसको कूल कर देगा। तो जो कूल होता है आखिर वो कैसे वर्क करता है, कौन सा प्रिंसिपल वहाँ पे लगता है, यही हम लोग को डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो बोला है कि बिकम कूल ड्यूरिंग समर, जनरली समर के दिनों में हमको इसको कूल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विंटर में तो कोई ठंडा पानी पिएगा नहीं, ऐसा ही वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आंसर चूँकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप इस पर फोकस कीजिए और थोड़ा सा इसको समझिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर लिख करके रट लेना है, थोड़ा सा जहाँ तक हो सके कंसेप्ट समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, क्योंकि अभी आप 9 क्लास में आ गए हैं। आगे की हायर क्लासेज में जो आप जाएंगे तो आपको जो है सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला, आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा, इसलिए जो है आप थोड़ा इसको कंसेप्ट को भी समझिए। तो बोला कि वाटर कीप्ड इन एन अर्थन पॉट, जिसको मटका बोल रहा है, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका वाटर है, आई मीन सॉरी मटका जो है, जिसको अर्थन पॉट बोल रहा है,
आप जब देखिएगा ना तो मटका का जो सरफेस होता है उस पर बहुत सारे काफ़ी टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, बट अगर आप उसका मैग्नीफाइड व्यू देखते हैं तो आपको बहुत छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। तो होता क्या है कि वाटर जो मटका के अंदर रखा हुआ है वो अंदर से शिप आउट होकर के बाहर आता है, बाहर आने के बाद उसको एक लार्ज एक्सपोज सरफेस एरिया मिलता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आता है। तो यहाँ क्या होता है कि चूंकि ऑलरेडी समर है, बाहर का टेम्परेचर हाई है, तो क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो शिप आउट करके बाहर आते हैं वो ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। एटमॉस्फेरिक हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनको जो इवेपोरेट होने के लिए उनको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, सॉरी रिक्वायर्ड जो हीट चाहिए, आप अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहिए, जो रिक्वायर्ड ऑफ अमाउंट हीट चाहिए वो हीट जो है अपने सराउंडिंग से लेंगे। और आप कह सकते हैं कि इस केस में इसको आप क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि वो लिक्विड से वेपर फेज में चेंज हो रहा है। तो आप कहिए कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड उनको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो क्या करेंगे कि अपने सराउंडिंग से लेंगे, सॉरी सराउंडिंग से नहीं, मतलब मटका के अंदर जो पानी रखा, तो जो वाटर जो रखा हुआ है मटका के अंदर उस वाटर से जो रिक्वायर्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो हम बोल रहे हैं वो उसको लेंगे और वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। वो क्या करेंगे कि जो उनको जो टेम्परेचर चाहिए, एक्सेस हीट चाहिए, वो इनसाइड वाटर से लेते रहेंगे और लेकर के इवेपोरेट होते रहेंगे। तो ग्रेजुअली क्या होगा कि पानी जो मटका के अंदर रखा हुआ है उस पानी का जो टेम्परेचर होगा धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा वो कूल होता जाएगा और आफ्टर सम टाइम 2-3 घंटा के बाद वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा इन द सेंस कि जो आप ऐसे रखे हैं नॉर्मल वाटर और जो उसके अंदर रखे हैं दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये मैकेनिज्म है, ये यहाँ पे पूरा ओवरऑल प्रोसेस काम करता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं अगर समझ में आता है एक बार में तो वीडियो को दोबारा भी प्ले करके आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ होता है जो थोड़ा स्लो लर्नर होता है ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में। तो आप वीडियो को जो है दोबारा प्ले करके देखिएगा, एक दो बार 3 बार देखिएगा ना, 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप लोग जो इसको लिख भी लीजिए, क्योंकि जो मैं बोला हूँ वो तो आपको याद रहेगा नहीं। आप इसको नोट्स बना लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए प्रॉपर वे में, है ना। और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि टेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़ो इसको कौन देखता है, नहीं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। ये भी आपकी बुक से ही, एनसीईआरटी बुक से ही एग्जाम में आ जाएगा, तो आप नहीं कहिएगा कि क्यों दे दिया, इसलिए आप इसको भी देखिए। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज बिकॉज एज वी नो दैट देयर आर मेनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ मटका, जिसको आप अर्थन पॉट बोल रहे हैं, थ्रू विच वाटर शिप्स आउट एंड एक्सपोज टू अ लार्जर सर्फेस एरिया, बाहर आता है जिससे कि सर्फेस एरिया उसको बड़ा मिलता है, एंड इवेपोरेट्स टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम इनसाइड वाटर। वही जो मटका के अंदर पानी रखा हुआ है ना उसी से वो रिक्वायर्ड हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगा कि, और आपको पता है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जो इवेपोरेशन होता है कूलिंग कॉज करता है। तो स्वाभाविक है कि आफ्टर सम टाइम जो अंदर का पानी है वो आपको ठंडा हो जाएगा। तो एकदम ईजी सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, ऐसे तो आप लोग भी बच्चे ही हैं, फिर भी आसान क्वेश्चन था। आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आ गए आपके लिए। तो यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है एक्चुअली में, देखिए ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर आपका एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 10, कि व्हाई डज आवर फार्म फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ये कहना चाह रहा है कि जब हम अपने पाम पे, है ना, ये जो है हमारा पाम हो गया, जब हम अपने पाम पे थोड़ा सा एसीटोन हो गया या पेट्रोल या कोई भी परफ्यूम जब स्प्रे करते हैं या पुट करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे ना कि उतने एरिया में आपको एक सेंसेशन फील होगा। मतलब क्या कि उतने एरिया में आपको कूलिंग इफेक्ट मालूम पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि ये सब जो सब्सटेंस दिए हुए हैं जिसमें एसीटोन है, पेट्रोल है, परफ्यूम है, ये सब क्या होता है कि हाईली वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है, तो द सब्सटेंस दैट कैन इवेपोरेट इजीली, वैसे सब्सटेंस जो आसानी से इवेपोरेट कर जाए उनको हम लोग वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या कि जैसे आप अपने पाम के ऊपर या किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर उसको रखिएगा तो होगा क्या कि चूंकि ये काफ़ी वोलाटाइल होते हैं, ये तुरंत क्या करेंगे कि इवेपोरेट होना चाहेंगे। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ को इवेपोरेट होने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत पड़ती है। वो एक्स्ट्रा हीट कहाँ लेता है, अपने सराउंडिंग से लेता है। इन केस कि जब आप उसको पाम पे रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा हीट होगा वो आपको उसी बॉडी ऑर्गन से लेगा जिस ऑर्गन के ऊपर आप उसको डालते हैं। तो अगर आप पाम पे डाल रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा हीट है वो अपने पाम से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब उस पाम से यानी उस पार्ट से जब एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कहीं ना कहीं की इवेपोरेशन हो रहा है। और आपको पता है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो उतने बॉडी पार्ट में आपको कूलिंग इफेक्ट मालूम पड़ेगा। तो यही आंसर है जिसको मैंने लिखा है, आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, आप समझिए क्या करना चाह रहे हैं। ओके, देखिए तो ये कहना चाह रहा है कि वी नो दैट एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम दीज आर द वोलेटाइल सब्सटेंसेस, है ना। अच्छा, वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं उसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपसे कोई पूछे तो आप इजीली उसको बता पाइएगा कि सब्सटेंसेस दैट कैन इवेपोरेट इजीली। सो व्हेन दे आर केप्ट ऑन पाम, जब आप उसको पाम पे रखते हैं, इट टेक्स द रिक्वायर्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जितना उसको चाहिए ना वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द पाम ऑफ आवर हैंड, क्योंकि आप उसी पे रखे हैं उसको। एज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग और पाम फील कूल्स, तो यही रीजन है कि आपका जो पाम है वो कूल फील करता है। तो
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके तो हेलो बच्चों, फिर से हम आ गए आपके सामने, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। इस बार हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं तो वो आपके सामने लिखा हुआ है, आप ज़रा ध्यान से पढ़िए। इस बार क्वेश्चन करना चाह रहा है कि आपको पता है कि जब हॉट मिल्क या फिर टी जब हम लोग कप में रखते हैं और कप में रख करके जब पीते हैं नहीं, आई मीन सिप मतलब चुस्की लेकर के पीते हैं, है ना। और सिप और ड्रिंक में अंतर होता है। ड्रिंक का मतलब होता है कि कोई लिए और गड़गड़ गड़गड़ पीगा, लेकिन सिप मतलब होता है चुस्की लेकर के पीना। तो ड्रिंक और सिप में अंतर होता है, क्योंकि जो हॉट टी होता है, आई मीन जो हॉट चीज़ होता है उसको हम लोग पीते नहीं हैं, चुस्की लेकर के पीते हैं, ठीक है। यानी कि एक उसका अलग ही मीनिंग होता है, इंग्लिश में इसको सिप बोलते हैं, सिप। ओके तो कहना चाह रहा है कि अगर मिल्क या टी हॉट है तो आप जो है उसको मान लीजिए कि जैसे सॉसर में रखा हुआ है तो आप आसानी से उसको जल्दी से वो आपका ठंडा हो जाएगा, तो जल्दी से आप उसको पी लेंगे, ठीक है। लेकिन वही कप वगैरह में रखा हुआ है ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा और जल्दी वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है। बट टू सिप हॉट योर मिल्क फास्ट, तो इससे हम लोग फास्टर जो है उसको सॉसर में पी लेंगे। अब देखिए सॉसर क्या होता है, तो सॉसर होता है मतलब आप समझ सकते हैं कि आप सूप वगैरह पीने के लिए एक बर्तन होता है जो कंपेरेटिवली जिसका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्जर होता है, वो थोड़ा चौड़ा होता है। कटोरा समझते हैं, कटोरा देहाती भाषा में, ओके, कटोरा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फास्टर फॉर्म ऑफ सॉसर रैदर देन अ कप। अच्छा तो आंसर देखिए, क्वेश्चन में समझा ही दिया, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आंसर देखिए, आंसर करें कि वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रैदर देन अ कप, ठीक है। क्यों? तो दिस इज बिकॉज वी नो दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन एक्सपोज सरफेस एरिया। देखिए अभी तक आप पढ़ते आ गए हैं कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया देंगे किसी लिक्विड को उतना जल्दी इवेपोरेट होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना फास्टर होगा। तो होता क्या है कि इन केस ऑफ सॉसर एक्सपोज सरफेस एरिया इज मोर देन अ कप। सॉसर में जब आप रखेंगे तो एक्सपोज सरफेस एरिया जो होगा कप की तुलना में ज़्यादा उसको मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि ये फास्टर इवेपोरेट होगा। एंड एज यू नो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो वो जल्दी कूल होगा रादर देन व्हेन इट वाज केप्ट इन अ कप। जब वो कप में रखा हुआ था उसकी तुलना में जब ये सॉसर में रखा हुआ है तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो बस यही इसका आंसर लिखना था। तो सिर्फ आप आंसर रटिए मत, थोड़ा समझने का भी कोशिश कीजिए। तो आंसर करने का हम लोग रटना नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि बस हाँ क्वेश्चन देख के बस हो गया और रट करके जाके टीचर को सुना दिए। अब थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में पहले देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन रट लेते हैं, लेकिन आप क्या कीजिए कि पहले आप, ठीक है हमारा मदर टंग हिंदी है, आप अगर हिंदी है तो ठीक है, आप पहले हिंदी में क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए, आई मीन आंसर को एक्सप्लेन कीजिए, है ना। आप टीचर के सामने जाइए, अच्छा रटना तो बात की बात है, बच्चा रट करके सुना दिया, उससे क्या पता चला। आप पहले हिंदी में जाइए और हिंदी में किसी को आंसर सॉल्यूशन एक्सप्लेन कीजिए, पता तो चले कि आप कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अगर आप एक्सप्लेन कर ले तो ठीक है, वो तो चूंकि हमको इंग्लिश में लिखना पड़ता है एग्जाम में, तो उसके लिए हमको थोड़ा बहुत रटना पड़ता है। इंग्लिश का नॉलेज सबको अच्छा नहीं होता है ना। अब ग्रामर जिसका अच्छा होगा वो ठीक है अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकता है, पर जब बच्चे लिखते हैं तो उसमें बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको याद करना पड़ जाता है। तो ठीक है, ये लैंग्वेज धीरे धीरे आपको आ जाएगा, आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो धीरे धीरे आप अपने से खुद से अपनी लैंग्वेज में जो है बना करके लिख सकते हैं। तो ये आप कोशिश कीजिए कि पहले आप खुद से एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिए आंसर क्या करना चाह रहे हैं। आप क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तब तो 50% आंसर जो है आप खुद ही लिख देंगे, चाहे वो गलती ही क्यों ना हो, लिख तो देंगे, है कि नहीं। तो इसलिए जो है आप क्वेश्चन समझिए, आंसर नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आंसर की तरफ स्टूडेंट्स। तो फिर से जो है हम आपके सामने हाजिर हैं, इस बार क्या लेकर के हाजिर हैं, तो देखिए इस बार जो है हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के हाजिर हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एकदम कौन नहीं जानता है कि गर्मी के मौसम में हम लोगों को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, ये जानना चाह रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी आपसे। तो आपको पता है कि नहीं कि गर्मी के मौसम में हमको कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, आप खुद ये प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा काफ़ी लाल पीला हरा नीला कपड़ा पहन करके निकल जाइए, देखिए एकदम गर्मी से आप परेशान हो जाइएगा, ठीक है। या फिर बड़े लोगों को देखते होइएगा, ऑफिशियल लोगों को, है ना, जो ऑफिशियल जॉब वगैरह करते हैं, या फिर जो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो उनको जो आप देखिएगा तो होता क्या है कि जो गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी से बचने के लिए, एक्सेस सन के हीट से बचने के लिए हम लोगों को लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहनना चाहिए,
अच्छा, अगर वाइट कपड़ा आप पहन रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट आप जानते हैं कि वाइट कपड़ा को थोड़ा मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत जल्दी गंदा होता है। तो अगर आप वाइट कपड़ा पहन लें गर्मी के मौसम में तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, हाँ, सिर्फ वाइट कपड़ा पहनने से नहीं होगा, नहीं कि पॉलिएस्टर का कपड़ा पहन लिया, वाइट कपड़ा तो पहनना ही है, साथ ही साथ फैब्रिक क्या होना चाहिए बच्चों, फैब्रिक होना चाहिए कॉटन, कॉटन से वो मिल करके बना हुआ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फैब्रिक उसका होना चाहिए कॉटन, वो कॉटन से मिल करके बना हुआ होना चाहिए क्लॉथ। ठीक, तो आंसर जो है मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, आप देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। तो वी शुड वियर लाइट कलर्ड और वाइट कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर सीजन, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, तो कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट और वाटर, क्योंकि कॉटन जो होता है ना ये वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर है। वाटर बोले तो स्वेट, बॉडी से क्या निकलता है, स्वेट, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कॉटन है ना ये एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है स्वेट को, क्योंकि मान लीजिए कि ठीक है हीट को एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन सॉरी हीट को नहीं, मतलब स्वेट को, बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब तो कर लिया, बट उसको जब तक इवेपोरेट नहीं करेगा तब तक फिर फर्दर कैसे बॉडी से आपका जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो एक तो वो एब्जॉर्ब भी करना चाहिए और दूसरी चीज़ को उसको इवेपोरेट भी करते रहना चाहिए सराउंडिंग में। तो अगर वो सपोज दैट की क्या करे कि वो आपके बॉडी से जो एक्सेस स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ सराउंडिंग में उसको इवेपोरेट भी करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और आपको जो है अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि लार्जर सरफेस एरिया फॉर द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब वेरी लेस हीट। पहला दूसरा रीजन है कि ये तो हीट को बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है। सो कॉटन क्लॉथ्स मेक अस फील कूल एंड कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर सीजन। तो यही रीजन है कि ये जो है हमको काफ़ी मतलब काफ़ी हमको जो है ठंडक फील करवाता है और हमको काफ़ी कंफर्टेबल लगता है समर सीजन में, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए।